यू शुड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स बट नोबडी सेज इट शुड बी योर्स. आप दूसरों के मिस्टेक से सीख सकते हो. बुक पढ़ना खुद से और सिर्फ बुक की बातें किसी और से सुनना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है. मैं आज भी बुक समरी कर पा रहा हूँ, रेगुलरली कर पा रहा हूँ, शायद और भी बहुत टाइम तक कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा ये कोर बिलीव है कि बुक्स आर वेरी पावरफुल. इट कैन चेंज, इट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ एंड इट कैन चेंज अदर पीपल्स लाइफ. कुछ टाइप की बुक्स होती है जो आप सिर्फ एक बार पढ़ सकते हो, कुछ टाइप की बुक्स होती है जिसको आपको बार बार पढ़ना चाहिए, कि सिर्फ पढ़ना है, अप्लाई नहीं करना अपना. ऐसे लोगों में मैंने नोटिस किया उन्हें एक प्रॉब्लम आने लग जाती है कि वो लोग ओवर थिंक करने लग जाते हैं, क्योंकि वो लोगों ने इतना ज्ञान ले लिया है बुक्स से, किताबों से, अलग अलग जगह से, बट इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं ना, तो उनके अंदर एक बेचैनी आना चालू हो जाती है. एक लेसन जो उस बुक का मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि ऑलवेज स्पीक लेस देन नेसेसरी. खैर ये पॉडकास्ट के लिए रेलेवेंट ही है वरना अपना पॉडकास्ट 20 मिनट में खत्म हो जाएगा. हैबिट स्टैकिंग ये बोलता है ना कि आपके पास ऑलरेडी कुछ हैबिट्स आपकी बनी हुई होगी ऑलरेडी, है ना. जैसे सुबह में उठना, पानी पी लेना, बाथरूम जाना, ब्रश कर लेना. अब उसके साथ ही ना आप कोई एक दूसरी हैबिट जो अच्छी हैबिट है उसको लिंक करना चालू कर दो. रॉबर्ट कियोसाकी का ये कोट है कि यार इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द वर्ल्ड बट इट्स ईजी टू चेंज योर सेल्फ. तो लेट्स डू दैट ना. जो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ रीडर्स होते हैं ना, वो लोग यूजुअली ये करते हैं. वो लोग ना मल्टीपल बुक्स पढ़ते हैं, और यूजुअली वो लोग क्या करते हैं, एक ही टॉपिक, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वो लोग मल्टीपल बुक्स पढ़ लेंगे ताकि वो लोग एक कॉन्सेप्ट के बारे में मल्टीपल ऑथर्स के पर्सपेक्टिव समझ लें. हेलो गाइस, रीडर बुक्स क्लब पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है. आज से हम शुरुआत कर रहे हैं बुक ऑथर के साथ, बुक एक्सपर्ट्स के साथ किताबों के ऊपर बहुत सारी बात करने के लिए. और आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं सीकेन, जिनको आप जिशान शेख के नाम से बहुत अच्छे से जानते हैं. जिशान, आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच भाई, पहला पॉडकास्ट मेरे साथ करने के लिए थैंक यू सो मच. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि मतलब आप बहुत सारे लोगों को देखते हो जो किताबों की समरीज बनाते हैं और बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हो. और आप ना ऑब्वियसली जब आप खुद किताबें पढ़ते हो तो आप सीखते भी हो बहुत सारे लोगों से. आपके चैनल से ना मैंने बहुत कुछ सीखा है. और मैं हमेशा ना कुछ जब नया करने की कोशिश करता हूँ तो आई रेफर टू योर चैनल कि यार कुछ यहाँ से उठाते हैं और ये क्या कर रहे हैं ऐसा जो इनको इतनी पॉपुलैरिटी मिली, इतना अच्छा कर पा रहे हैं. तो आपका चैनल अपने आप में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है मेरे लिए. थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, इट मीन्स अ लॉट. क्योंकि ना मैं आपको बताता हूँ, आपकी जो बहुत खूबसूरत बात मेरे को आपकी लगती है, वो उस पर मैं डिटेल में वैसे बात करूँगा, लेकिन आपका स्टोरी टेलिंग बहुत प्यारा है. अच्छा, बहुत अच्छा है. और जिस तरह से कहानियों के जरिए आप वो पूरी स्टोरीज आप बता देते हो, वो मुझे लगता है कि बहुत ही इंप्रेसिव, और ये हर कोई नहीं कर सकता. तो ग्रेट. तो बहुत अच्छा है वो. थैंक यू सो मच. ग्रेट. तो मैं सवाल शुरू करता हूँ. बहुत सारे सवाल है मुझे आपसे पूछने. हाँ. तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि सीकेन का मतलब क्या है? हाँ, ये एक्चुअली कई लोगों को लगता है, बहुत से लोगों को ना मिसकंसेप्शन है, सीकेन मतलब वो सीखने का होगा, बट सीकेन के पीछे की इंटरेस्टिंग स्टोरी है. सो मेरी वाइफ का इनिशियल है सायरा नाम है मेरी वाइफ का. मेरा नाम एक्चुअल नाम, मेरा रियल नेम है कुतुबुद्दीन. बहुत से लोगों को नहीं पता है. मेरा जीशान एक्चुअली मेरा निकनेम है. तो एस और के से ना मैंने सोचा कोई न्यू वर्ड क्रिएट कर दे ताकि डोमेन नेम मिलना और वो सब यूज़र नेम मिलना आसानी हो. और यूजुअली कैसा, मैंने फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, कई तो मैंने थियरी पढ़ा था कि आप है ना, अगर आपको कोई यूनिक वर्ड क्रिएट करना है तो आप 2 एग्जिस्टिंग वर्ड्स को मिला के न्यू वर्ड क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, तो ये सब फंडामेंटल है. इससे मिला मैंने 2 वर्ड्स बनाए. एस से हमने सोचा क्या कर सकते हैं, तो मैंने सोचा सी. सायरा ने एक्चुअली मेरे को बताई, नहीं सायरा का नहीं, मेरा ही था. सी मतलब देखो होता है. हाँ. और कैन का मतलब, कैन सायरा ने दी थी. कैन का मतलब होता है वंस रेंज ऑफ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग. तो इससे एक बहुत प्यारा मतलब बना कि सी वंस रेंज ऑफ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग. तो मेरा कॉन्सेप्ट ये सीकेन का बना कि यहाँ पे मैं ऑथर्स का ये बताऊंगा, रेंज उनका नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग का एक लेवल बताऊंगा सीकेन के थ्रू. तो ऐसे बना सीकेन वर्ड. क्या बात है. आई थिंक मुझे लगता है मैं पहली बार जान रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग भी पहली बार ही जान रहे होंगे. हाँ, शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा. राइट. ग्रेट. तो आपने अपनी किताबों की जर्नी को कब शुरू किया था? किताबों की जर्नी आई थिंक जब मैं इंजीनियरिंग में था ना, तभी वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. बात ये थी मुझे सक्सेसफुल बनना था, बट मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि यार जो रास्ते पे मैं हूँ राइट नाउ, जो मैं पाथ ले रहा हूँ ना, वो पाथ पे मेरा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था. मैं सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि दोस्त कर रहे थे या लोगों ने बोल दिया था कि इंजीनियरिंग में आप नाम, इज्जत, पैसा मिलेगा, बट एक्चुअल में ऐसा मुझे रियलिटी में दिखा नहीं. कई सारे मेरे सीनियर्स थे जो लोग मुझसे ज़्यादा समझदार थे, मुझसे ज़्यादा मेहनती थे, इंजीनियरिंग से उनको लगाव भी था, बट स्टिल उनको सैलरी मिली थी 10,000 15,000, जो कि वॉचमैन की सैलरी से भी मेल खा रही थी. तो मेरे को लगा या तो ये तो कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही नहीं है. तो फिर मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया. एक नॉर्मल सा बच्चा जिसके हाथ में इंटरनेट आ गया है, तो मैंने देखा हाउ टू गेट रिच, ऐसा रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया मैंने यूट्यूब पे, जिससे मुझे एक चीज़ समझ में आई कि यार है ना, अगर आप ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट है, अब देखो
अमीर बनना सिर्फ गोल नहीं था, जल्दी अमीर बनना गोल था, क्योंकि सबको रहता है, अब यंग होते तो आपको चाहिए कि आप जल्दी जल्दी पैसे कमाओ ताकि आप जल्दी जल्दी अपने सपने पूरे कर सको। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अगर ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट है तो वो यही है कि फॉलो मेंटर्स। मतलब जो भी इंसान, अगर आपको करोड़पति बनना है ना, बेस्ट है कि आप है ना किसी करोड़पति इंसान के साथ जुड़ जाओ, उससे सीखना स्टार्ट कर दो। अगर उसको 5 साल लगे थे तो वो आपको 2 साल में करना सिखा ही देगा, क्योंकि वो आपको गलतियों से बचा लेगा। तो मुझे समझ में आ गया यार ये चीज़ है, आपको ना मेंटर्स चाहिए ज़िंदगी में। बट मेंटर्स का प्रॉब्लम ये था कि यार मेंटर्स मिलेंगे कैसे, नहीं मिल सकते हैं। तो वहीं और भी कुछ वीडियोज़ मैंने देखे थे जिससे मुझे मालूम पड़ा ना मेंटर्स, कई बार है ना जो मेंटर्स होते हैं वो लोग बुक्स बहुत पढ़ते हैं, तो मैं बोला चलो उनकी तरह बनने की कोशिश करते। तो वहाँ से मेरे को बुक रीडिंग समझ में आया, नॉलेज समझ में आया। और एक और कॉन्सेप्ट ये था कि यार मेंटर्स नहीं मिल सकते तो कम से कम मेंटर्स की कई सारी बुक हो सकती है, ये भी मैंने कहीं सीखा था। जिसके बुक में कई बार वो लोग अपनी पूरी कहानी डिटेल में अच्छे से बताए होंगे, सारे लेसन, सारे मिस्टेक्स, तो वो चीज़ कर लेंगे। वॉरेन बफेट का एक कोट है, वो बोलते हैं ना कि यू शुड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स बट नोबडी सेज इट शुड बी योर्स। आप दूसरों के मिस्टेक से सीख सकते हो। तो मेंटर से सीखने का मतलब ये है कि हम लोग है ना खुद गलतियां करने से बच जाए। अब देखो, हम इंसान ही एक ऐसा क्रिएचर है ना जो थोड़ा फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है, एटलीस्ट सोचता है कि कल उठूंगा तो मैं क्या क्या करूंगा। हम है ना प्रोजेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर कहीं ना कहीं अपने दिमाग में, और बाकी लोग पता नहीं, बाकी एनिमल्स में ऐसा नहीं है। मैंने कोई तो बुक में ये भी पढ़ा था। तो यही कि ये एक सुपर पावर है हमारे पास जो हमें यूज़ करना चाहिए। और कहीं ना कहीं जब आप मेंटर से सीख लेते हो ना, आप प्रोजेक्शन करना सीख जाते हो कि ये करूँगा तो मुझसे ये गलती हो जाएगी, और ये करूँगा तो मुझे ये चीज़ का रिजल्ट मिलेगा। तो ये सब चीज़ें कोर बेसिस था, जिसके बेसिस पे मुझे बुक से लगा होना स्टार्ट हुआ। पहली बुक जो मैंने पढ़ी रिच डैड पुअर डैड, वहाँ से फिर मेरा दिमाग पूरा खुलना चालू हो गया। क्योंकि यूजुअली हम स्कूल ये सब में पढ़ते रहते हैं, वही नॉर्मल सी बातें जो सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए, 1 साल के लिए रेलेवेंट होती है, उसके बाद ना हमें याद आती है ना कुछ आता है, लाइफ चेंजिंग नहीं होती टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है। बट ये सब बातें जो मैंने सीखा एक बुक से, रिच डैड पुअर डैड, मुझे लगा यार क्या लाइफ चेंजिंग बात है यार। अमीर बनना है तो एसेट करो, लाइबिलिटीज़ मत लो। ये सिंपल सी बातें, छोटी छोटी बातें, लेकिन मुझे बहुत पावरफुल लगी। तो वहीं से मेरा पैराडाइम शिफ्ट आया बुक्स में, वहाँ से मेरा इंटरेस्ट आया। और फिर बुक से ये चीज़ समझ में आया कि जितना आप नॉलेज शेयर करते हो उतना बढ़ती है, उतना आपको, जितना आप वैल्यू देगा उतना आपको रिटर्न में वैल्यू मिलेगी। तो यहीं से हमारी जर्नी कहीं ना कहीं चालू हुई। बहुत बढ़िया। तो आपने क्या शुरू से ही फिजिकल बुक पढ़ने का आपको शौक था? नहीं, टू बी ऑनेस्ट है ना, अभी भी फिजिकल बुक्स मुझे पसंद है, आई लव इट। बट ज़्यादातर मैं ना ज़्यादा लिसनर हूँ। अभी मैनेजिंग वनसेल्फ बुक है ना, जिसके अंदर पीटर ड्रकर, एक मैनेजमेंट गुरु है हमारे, वो बोलते हैं ना अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। कुछ है ना ऑडियो से ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, कुछ विजुअल से ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, कुछ काइनेस्थेटिक होते हैं, करके ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। मैंने नोटिस किया हूँ, मैं ना ऑडियो और के वाला ज़्यादा हूँ, ए और के वाला बंदा ज़्यादा हूँ। तो ऑडियो से मैं ज़्यादा सीख पाता हूँ। तो अगर मैं यूजुअली कहीं पे भी जा रहा हूँ, कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं ऑडियो बुक्स लगा लेता हूँ और सुनता रहता हूँ और उससे सीखता रहता हूँ। तो मैं ये चीज़ अभी भी बोलूँगा, आई एम नॉट अ वेरी गुड रीडर बट आई एम अ गुड लिसनर। तो मैं सुन के ज़्यादा सीखता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों का होता है कि या तो देखो, बहुत सारे लोगों को ना किताबें पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, या उनको शौक नहीं होता, हाँ, या लोगों के पास पैसे नहीं है किताबें खरीदने के लिए, हाँ, है ना। तो शायद वो लोग अगर ऑडियो बुक्स भी सुनेंगे तो बहुत कुछ गेन कर सकते हैं, एग्जैक्टली। नहीं, मेरी पूरी लाइफ मैंने ना मैक्सिमम पूरा 99% 95% चीज़ें जो मैंने बुक्स से सीखी है वो ऑडियो के फॉर्मेट में या तो वीडियो के फॉर्मेट से ही सीखी है। रीड करके मैंने ज़्यादा नहीं सीखा है, लेकिन मुझे पता है वो ज़्यादा पावरफुल है। बट मैं ये चीज़ भी समझता हूँ, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। जैसे कि अगर मैं घर पे अभी घर पे मैं जाके कुछ भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इट्स बेटर कि कुछ ना करूँ। अभी प्रॉब्लम ये है ना, देखो रीडिंग बुक्स मैं कंपैरिजन करूँ तो रीडिंग बुक्स इज लाइक गोइंग टू जिम। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, एफर्ट ज़्यादा लगेगा, लेकिन रिजल्ट भी ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। बट अगर वो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ऑडियो बुक सुन लो। वो भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वीडियो समरीज देख लो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ तो आपका ना मेंटल आपकी है ना वो माइंडसेट बनता रहेगा, कुछ ना कुछ अच्छा होता रहेगा, जैसा मेरे साथ भी हुआ है। ये आपने आई थिंक बहुत सही बात बोली कि यार कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ तो कर लो। क्योंकि जब हम भी अपने चैनल पे समरी डालते हैं तो हम हमेशा, हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अगर किसी को वो समरी बहुत पसंद आई है, आइडली उसको किताब खरीद कर पढ़नी चाहिए, डिटेल में यानी कि उसको और डिटेल में जानना चाहिए। क्योंकि वो तो 20 मिनट में 10 मिनट में हम क्या समरी बता सकते हैं, उसका बहुत जस्ट बता सकते हैं, बहुत ब्रॉड ओवरव्यू बता सकते हैं, राइट। बहुत डिटेल में नहीं समझा सकते नहीं। और एक और चीज़ है ना, मतलब आप खुद नोटिस करो, मैं ना स्विट्ज़रलैंड के ऊपर मैं खुद जा सकता हूँ, स्विट्ज़रलैंड के ऊपर अच्छा सा वीडियो बना सकता हूँ, सब कुछ मैं बता सकता हूँ। लेकिन क्या एक बंदा जो स्विट्ज़रलैंड का वीडियो देखा है और एक बंदा जो स्विट्ज़रलैंड जाके आया, उसमें डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? वो काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। वैसे ही मुझे लगता है ना, बुक पढ़ना खुद से और सिर्फ बुक की बातें किसी और से सुनना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क हो सकता है। तो इसीलिए ना बुक रीड एक्चुअल में करना चाहिए। ये तो समरी हम जो प्रोवाइड करें वो सिर्फ मतलब आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि ये बुक में ये बातें हैं, ऊपर ऊपर की बातें बता रहा है, लेकिन मुझे लगता है वो डेप्थ में जाना बहुत ज़रूरी है। तो रीड करो, सुनो, या किसी ना किसी तरीके से और डेप्थ में जाओ। तो एक चीज़, आप यहाँ पर एक सवाल है,
आजकल ना बहुत ज़्यादा एक चीज़ को प्रमोट किया जाता है कि बहुत सारे जो बहुत सक्सेसफुल हो गए बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं पहले तो, और वो जितने भी बड़े CEOs हैं हर हफ्ते एक किताब को फिनिश कर देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये बहुत सही है ये सोचना कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा किताबें ख़त्म करनी है? नहीं, ये तुम आपने जैसा जिस हिसाब से ये बोला ना क्वेश्चन, उस हिसाब से सही नहीं है। क्योंकि ना कई बार लोग है ना सिर्फ ये रेस में फंस जाते हैं। मैंने कई बार ऐसा लोगों को स्पीड रीडिंग कर रहे हो भाई, फटाफट बुक खत्म करना है। नहीं, क्यों? अगर आपको बुक्स भी ना एक जर्नी है। मतलब अगर फॉर इसका एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि अगर आपको कहीं घूमने जाना पसंद है, अगर आपको सिर्फ स्विट्जरलैंड ही जाना है, तो क्या आप चाहोगे जो स्विट्जरलैंड की आपकी जर्नी है वो फटाक से खत्म हो जाए? या फिर आप स्विट्जरलैंड बस एक दो बार दिन के लिए जाओ और वापस आओ। नहीं, अगर आप चाहोगे कि अच्छी जर्नी है, इट्स वर्थ वाइल, तो जितना हो सकता है लास्ट करे, लंबी चले। तो जब भी बुक हम रीड करते हैं, अगर कोई अच्छी बुक मिल गई है ना, गिव इट टाइम। आप ना उसमें घुसो, उसको अच्छे से उस जर्नी को एंजॉय करने की कोशिश करो, एक एक बात को समझने की कोशिश करो, इफ़ यू आर लविंग इट। बट अगर नहीं पसंद आ रही तो कोई बात नहीं, आप दूसरी बुक पे जा सकते हो, दूसरे कोई जर्नी पे जा सकते हो। तो ये एक चीज़ है मेरे हिसाब से। तो लेकिन आजकल इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। राइट, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन वैसे ज़रूरी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, होना भी नहीं चाहिए। आजकल ये ना ये प्रॉब्लम है, कई बार लोगों को लगता है सिर्फ है ना ख़त्म करने के लिए बुक ख़त्म करो। वैसा नहीं है यार। बुक पढ़ने का रीज़न क्या था? वाई आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, कि सीख सकूँ। सीख के मैं अपना माइंडसेट अच्छा कर सकूँ, आगे बढ़ सकूँ। अगर आपका माइंडसेट इंप्रूव हो रहा है तो अच्छी बात है, बट जस्ट बिकॉज रीड करने के लिए रीड मत करो। वो बोलते हैं ना, अगेन वही डेप्थ होना चाहिए, रीज़न क्लियर होना चाहिए आपका क्यों कर रहा है। ऐसा तो कभी बनाओ ही मत कि हर हफ्ते एक बुक खत्म करनी ही करनी है, हर महीने एक बुक खत्म करनी ही करनी है। एक अच्छी ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो, ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स में आ जाते हैं कि हाँ, डेली आप बुक रीड करना स्टार्ट करो, उससे कोई एक लेसन पकड़ लो तो भी बहुत है, बट उस एक लेसन को अप्लाई करना स्टार्ट करो। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लोग है ना वो नॉवेल्टी बायस में फंस जाते हैं कि सिर्फ रीड करके ना वो एक तरीके का ड्रग बना लेते हैं उसको, कि सिर्फ सीख रहे मज़े ले रहे लेकिन कुछ कर रहे नहीं उससे रिलेटेड। ये बहुत बड़ी गलती है जो मुझे लगता है नहीं करना चाहिए किसी को भी। यहीं पर ना एक सवाल मैं पूछता हूँ आपसे कि बहुत सारी किताबों में जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स होती हैं, ये ना बहुत सारी किताबें ना एक्शन के बारे में क्लैरिटी नहीं देती कि आपको क्या एक्शन लेना है। जैसे बहुत सारी किताबों में मैंने जो देखा, कुछ किताबों में कि बाय द एंड ऑफ इट यू हैव वन एक्सरसाइज टू डू, यू हैव सर्टेन पॉइंट्स टू इम्प्लीमेंट इन लाइफ, कि जिनको आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हाउ इम्पॉर्टेंट इज दैट? वो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसी एक्सरसाइज बिल्ड करना और उसके साथ एक एक्शन प्लान होना कि मेरे को क्या इम्प्लीमेंट करना लाइफ। राइट, ये ना कई सारी बुक्स में होता है। और मुझे इसका कोर फंडामेंटल इशू क्यों लगता है पता है? बुक्स है ना थोड़ी जनरलाइज बनाई जाती है। जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो सिर्फ आपसे बात करो। अगर आप अपनी प्रॉब्लम मेरे को बताओगे, मैं आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन स्पेसिफिक आपको दे पाऊंगा। इसीलिए ना मेंटर्स अगेन मुझे लगता है बुक से बेटर है कई चीज़ में, स्पेसिफिक चीज़ों में। बुक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ माइंडसेट बनाने के लिए। बुक्स सब कुछ नहीं है। बुक है ना आपको सिर्फ माइंडसेट बनाने में हेल्प करेगा, लेकिन एक्चुअल में आपको फिर रिजल्ट्स के लिए ना मेंटर्स चाहिए, ताकि आप अपने स्पेसिफिक क्वेश्चन के स्पेसिफिक सोल्यूशन पूछ सको। अभी अगर कोई बुक है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, तो वो जनरलाइज आइडियाज़ बताएगा। वो ऐसे लोगों की भाई लाखों लोग सुने, उसमें से कई सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और इसीलिए ना वो जनरल, इसीलिए वो स्पेसिफिक नहीं दे सकते सोल्यूशन। समझ रहे हो आप क्या बोल रहे हैं? क्योंकि हर इंसान एक अलग लेवल पे है, अलग जिंदगी जी रहा है, अलग चीज़ है वो। हम बुक अगर स्पेसिफिकली बोले ना आप स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ये करो, तो हो सकता है एक ही इंसान को सही लगे, बाकी इंसान के लिए नहीं हो सकता है। कई जगह पे ये रीज़न मुझे लगता है, एक रीज़न ये होगा। दूसरा रीज़न होता है कई बार लोग सिर्फ बुक बेचने के लिए बनाते हैं, तो उनको चाहिए ही नहीं कि कुछ एक्शन, उनको लगता है कि बुक बिके और उनका कुछ फ़ायदा हो। तो ये भी रीज़न हो सकता है। बट ग्रेटर अच्छे अगर पॉजिटिव माइंडसेट से मैं इसको समझने की कोशिश करूँ तो यूजुअली मुझे ऐसा लगता है। अमेजिंग, बहुत लॉजिकल आपने जवाब दिया। और आई थिंक ये बहुत सही भी है कि एक जब ऑथर कोई भी किताब लिख रहा है तो बहुत जनरल परसेप्शन, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को सोच के लिखता है, टारगेट कर रहा है। और हर किताब से हर किसी को सॉल्यूशन नहीं मिलता, लेकिन बहुत सारे लोगों को मिलता है। तो वो अगर आप आप उसको स्पेसिफिक कर दोगे तो वो भी शायद डिट्रॉइट हो सकता है, वो चलेगी नहीं। प्रॉब्लम क्या होता है ना, देखो हम ज़्यादातर बेस्ट सेलिंग बुक के ऊपर ही बनाते हैं। बेस्ट सेलिंग बुक का मतलब है कि उसने बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस किया है, और बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस किया मतलब उसने थोड़ा जनरलाइज ही बातें किया होगा। अगर मैं एक बुक लिखूँ जिसके अंदर सिर्फ एक पॉडकास्ट के बारे में बात करूँ डिटेल में स्टेप बाय स्टेप, तो वो सिर्फ शायद हम दोनों के लिए बहुत काम की होगी और हमें एक्शन मिल जाएगा। लेकिन वो बहुत सारे लोगों को पसंद ही नहीं आया, क्योंकि मैक्सिमम लोग पॉडकास्ट कर ही नहीं रहा। तो मैं ज़्यादा बेच ही नहीं पाऊंगा बुक, तो किसी का भी फ़ायदा नहीं, ऑथर का भी इतना फ़ायदा नहीं होगा, पब्लिशिंग हाउस का भी इतना फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए पब्लिशिंग हाउस भी देखो ज़्यादातर ट्राई करते हैं कि यार कुछ जनरल टाइप के कंटेंट ज़्यादा क्रिएट किया जाए। अमेजिंग। एक चीज़ मैं यहाँ पूछना चाहूँगा, आपने इससे पहले बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप कोई किताब पढ़ रहे हो तो उसका 1-2 लेसन आप उससे पिकअप कर रहे हो और उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो। Right. आप इसको कैसे करते हो? आप कैसे डिसाइड करते हो? मान लो आपने कोई बुक पढ़ी, क्योंकि लोगों का यही है ना कि जो आपने भी बोला कि
लोग किताबें पढ़ते हैं बट उससे कोई लेसन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वो इसको कैसे लोग जो किताबें पढ़ रहे हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं? आई थिंक है ना, यहाँ पे ना रेपिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ओके। अप्लाई करने के लिए। कई बार हमें लगता है ना कि हम सिर्फ एक बार कोई बात पढ़ लेंगे, आ जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। आजकल है ना हम इन्फॉर्मेशन ओवरलोड वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। हाँ। दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन आ रही है हर जगह से, हम लोग कंज्यूम सिर्फ डेटा करते जा रहे हैं, तो दिमाग को रियलाइज ही कैसे होएगा, पता ही कैसे चलेगा कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। अगर आप खुद सोचो, हम लोग जितनी सारी बातें एक एक बार सिर्फ सीख रहे हैं, अगर हम सबको अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे, अपना ब्रेन उतना केपेबल, हम इतने केपेबल है ही नहीं कि सब बातें अप्लाई करें, और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैक्सिमम फालतू ही है। अब तो फिर ब्रेन को हम रियलाइज़ कैसे कराएंगे कि हमको सही बातें ही, समझ रहे, सही बात कौन सी है, इंपॉर्टेंट बात कौन सी है? तो उसका एक तरीका है रेपिटेशन। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन भी बोलते हैं ना कि हम देखो बचपन में ही 7 साल तक हम लोगों के ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो जाती है। हमें ना बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं कि हमें ज़िंदगी में जीना कैसे है, स्टार्टिंग के एजेस में ही। और है ना कई बार तक है ना वो बहुत से लोगों के लिए वो ज़िंदगी भर चेंज ही नहीं होती, वो पैटर्न्स जो बचपन में बन जाता है। बट इस पैटर्न को तोड़ने का एक तरीका है। एक तरीका क्या है? रेपिटेशंस। कि आप है ना, जैसे अगर आपका बचपन से एक बिलीव बन चुका है कि हम अमीर बनने के लिए बहुत पैसे चाहिए, अब है ना उस बच्चे माँ बाप से सुन लिया, उसने एक प्रोग्रामिंग हो गई उसके दिमाग में कि अमीर बनने के लिए बहुत पैसे चाहिए, मतलब बिजनेस करने के लिए फॉर एग्जांपल बहुत पैसे चाहिए। तो अब वो प्रोग्रामिंग तोड़ना है तो आप उसको ना रिपीट में ना ऐसे लोगों से मिलना पड़ेगा, ऐसे लोगों की बुक्स पढ़नी पड़ेगी, बातें बार बार सुननी पड़ेगी कि नहीं ये झूठा है, ये झूठा है, ये झूठा है। जितनी बार वो सुनेगा उतनी बार उसको रियलाइज़ होगा कि हाँ ये गलत है, ये सही चीज़ नहीं है और ये रियलिटी है। वहाँ से उसका बिलीव बनना स्टार्ट होगा, वहीं से उसके थॉट्स चेंज होंगे, वहीं से उसके एक्शन बदलेंगे, जिसकी वजह से वो अमीर बन पाएगा। तो आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन की एक चीज़ मैं यही बोलूँगा कि यार कई बार लोग है ना बहुत इस चीज़ से चिढ़ते हैं, कई बार है ना कि भाई वही बुक की समरी आपने वापस ला दी, वही सेम बातें बता रहे हो। मुझे लगता है ना कि यार आप क्यों चाहते हो कि हर बार आपको नई बातें मिले? अगर आपको हर बार नई बात में बताने लगूंगा तो आप पागल हो जाओगे यार। आप कितनी नॉलेज कितना ही कर पाओगे? अच्छी बात है कि दर इज सक्सेसफुल होने के लिए अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें अलग नहीं है, बट प्रॉब्लम ये कि हमको ना वही जो इंपॉर्टेंट बात है वो रिपीट होना ज़रूरी है, याद दिलाना ज़रूरी है। जैसे कि हमारे रिलीजन में भी, हमारे रिलीजन्स जो है सारे रिलीजन्स हज़ारों सालों से है ना, वो एक ही बातें बार बार रिपीट कर रहे हैं, बट स्टिल हम लोग उसको फॉलो नहीं कर पा रहे। तो समझ रहे हो, वैसी बात है कि आप सक्सेसफुल बनने के लिए सबको ना नई नई बातें चाहिए, बट बात ये कि जो आपने पुरानी बातें सीखी अभी तक वो अप्लाई नहीं कर पाया, तो मतलब क्या वो सारी बातें सुने, सिर्फ आप सुनने के लिए सुन रहे थे? समझ रहे हो कितना एक सुपरफिशियल लाइफ चल रही है। तो ये इसीलिए ज़रूरी है। अगर मैंने भी नोटिस किया हो ना, मैं इतनी सारी बुक्स पढ़ता हूँ, कई बातें रिपीट होती है, बट जितनी बार रिपीट होती है उतना मुझे अच्छा लगता है कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये तो ये ऑथर भी बोल रहा था, ये ऑथर भी बोल रहा था, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे दिमाग को मैं समझाता हूँ, और जितना मेरे ब्रेन को एक बार रियलाइज़ हो गया कि दिस इज इंपॉर्टेंट, उतना चांसेस बढ़ जाते हैं कि मैं वो करूँगा। अगर मेरे को बार बार हर दिन आके कोई इंसान बोलना चालू कि सुबह उठना ज़रूरी 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 ज़रूरी, तो एक टाइम बाद मैं वो बिलीव करने लग जाऊँगा, और फिर मेरे लिए वो अप्लाई करना आसान होगा। और इसीलिए मुझे ये फील्ड भी पसंद है कि यार बार बार मैं सीखता रहता हूँ, मेरा रिपीटेशन होता रहता है। अमेजिंग। इसी से ना एक जुड़ी हुई बात निकल कर आ रही है कि आपने तो बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारी। इन सब किताबों में मतलब स्पेशली सेल्फ इम्प्रूवमेंट जॉनर में कुछ बातें तो रिपीट होती हैं, बहुत सी बातें रिपीट, बहुत सारी। तो ऐसी कौन सी टॉप 3 बातें हैं जो बहुत सारी किताबें बात करती हैं और वो आपको बहुत पसंद है? मेरे हिसाब से मैक्सिमम बातें हैं ना गोल सेटिंग के ऊपर बातें होती है। आई थिंक क्लैरिटी के ऊपर बातें होती है जो रिपीट होती है, जो बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है लोगों के अंदर ना क्लैरिटी नहीं है, लोगों को पता ही नहीं कि उन्हें चाहिए क्या है। सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर कई बार बातें रिपीट होती है कि आपको क्या चाहिए। पैशन से रिलेटेड कई बार देखो आपने सुना होगा बातें होती है कि आपका क्या गोल है, आपको क्या करना है, उसको प्लान बनाओ, उसको एग्जीक्यूट करो, थिंक एंड ग्रो रिच, और ऐसे कई सारी गोल सेटिंग के ऊपर कितनी सारी बुक्स लिखी गई है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा आपको जाना किधर, आप कैसे पहुंचोगे वहाँ पे? प्रॉब्लम ये है लोगों को पता ही नहीं उनको कहाँ जाना है। लोग सिर्फ अंधाधुन फॉलो कर रहे हैं। आज एक क्रिएटर को देख लिया, उसको वो कर रहा है ड्रॉप शिपिंग, तो चलो मैं ड्रॉप शिपिंग कर लेता हूँ। कल किसी और को देख लिया, उसने देखा कि यार वो पॉडकास्ट में घुस रहा, चलो मैं पॉडकास्ट कर लेता हूँ। वो सिर्फ कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने किसी और से इंस्पायर हो गए थोड़ी देर के लिए, वो भी सुपरफिशियल है, वो भी डेप्थ नहीं है उसमें। तो वो चीज़ करने की कोशिश करते हैं क्योंकि फिर वो फेल हो जाता है, क्योंकि उनको अगेन पता ही नहीं कि उनके कोर वैल्यूज़ क्या है, उन्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए। मैं आज भी बुक समरी कर पा रहा हूँ, रेगुलरली कर पा रहा हूँ, शायद और भी बहुत टाइम तक कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा ये कोर बिलीव है कि बुक्स आर वेरी पावरफुल, इट कैन चेंज, इट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ एंड इट कैन चेंज अदर पीपल्स लाइफ। ये मैं बिलीव करता हूँ एकदम दिल से, इसलिए ही मैं हर हफ्ते बुक समरी डाल भी पाता हूँ। अगर मेरा ये बिलीव नहीं होता भाई, तो आपको लगता है मैं इतने साल तक करता, मैं पक्का कुछ ना कुछ और करने लग जाता, क्योंकि कुछ बहुत सारी चीज़ें आ रही है, AI है, ये है, वो है, बट मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं अगेन मेरा वो बिलीव है। तो ऐसी आपका बिलीव क्या है, आप कौन सी चीज़ में बिलीव करते हो, आप कौन सी चीज़ पे लोगों से लड़ सकते हो? कि मैं लड़ सकता हूँ कि जैसे मेरे को किसी ने बोल दिया बुक्स बकवास चीज़ होती है यार, कुछ फ़ायदा नहीं होता, कुछ नहीं आगे बढ़ोगे आप, ये सब फालतू चीज़ें, टाइम वेस्ट है, मैं उससे लड़ सकता हूँ। बोलता ऐसा है ही नहीं, समझ रहे? तो वो कौन सा ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर आग लगाती है, जब आपको वो उससे समझ में आएगा कि आपकी वैल्यू क्या है,
कहाँ पे आप टाइम एनर्जी एफर्ट्स डालते हो, उससे भी समझ में आता है कि वैल्यू क्या है। वो सब चीज़ें आपको क्लियर करी, वो हो जाएगी ना, फिर उस चीज़ में हम एक्शन लेते हैं तो वो सस्टेनेबल होती है और उसमें रिजल्ट मिलता ही मिलता है। अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बहुत सही। आपका एक्सप्लेनेशन स्टाइल जो वीडियो में दिखते हैं मेरे को दिख रहा है अभी वो लाइव। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसान तरीके से आप समझा रहे हो और बहुत रिलेवेंट हो रहा है ये सब चीज़ें। अमेजिंग। सो यहाँ पर मेरा सवाल क्या है कि बहुत सारे लोग जो किताबें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हैबिट डलना तो थोड़ा मुश्किल होता है जिनको हैबिट नहीं है, बट किसी को भी बुक को चूज करने से पहले क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? कैसे बुक चूज कि मेरे को कौन सी किताब पढ़नी चाहिए? मेरे हिसाब से ना देखो, ये आंसर भी सब्जेक्टिव है। जैसे मेरे लिए आंसर अलग हो सकता है, आपके लिए आंसर हो सकता है। मुझे लगता है ना, बुक्स क्यों रीड करना चाहिए, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। जैसे मुझे रीड करना था अमीर बनने के लिए, तो मैंने सेल्फ हेल्प से रिलेटेड बुक ज़्यादा पकड़ा, बिजनेस से रिलेटेड बुक ज़्यादा पकड़ा, तो मैं पढ़ पाया। रैंडम बुक्स मत पकड़ो मेरे हिसाब से। कई लोग बोलते हैं रैंडम बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, मुझे लगता है ना रैंडम बुक्स पढ़ना कई बार आपके लिए, क्योंकि आपका वाई क्लियर ही नहीं है। ये तो वही बात होगी जब हम स्कूल में कैसे जाते थे, पढ़ाई करना है, बस करनी है, साइंस पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो। मुझे लगता है ना हमारा एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि बच्चों को सिखाया नहीं जाता कि क्यों ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए, क्यों हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, क्यों मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है ना 1 साल तो हमें सिर्फ यही समझाना चाहिए कि क्यों हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। अगर एक इंसान को ना मुझे लगता है 1 साल भी नहीं, 10 घंटे भी अच्छे से उसको समझा दिया, 10 घंटा भी नहीं, 1 घंटा भी अच्छे से समझा दिया जाए कि हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए, उसको कर दिए कन्विंस ना, देखना फिर वो बच्चा हिस्ट्री ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएगा, उसको बोर नहीं होगा। क्योंकि उसको मालूम पड़ेगा कि यार हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। हिस्ट्री से आप लोगों की साइकोलॉजी पर समझ सकते हो, हिस्ट्री से आप दुनिया को प्रेडिक्ट कर सकते हो। जब आप ऐसे बेचना चालू करोगे तो लोगों को हिस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, और यही हो रहा है। आप देखोगे आजकल यूट्यूबर्स, कई सारे यूट्यूबर्स जो हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं और उनका वाई क्लियर है। अगेन उनका वाई क्लियर है, इसीलिए ना वो लोग अच्छे कंटेंट क्रिएट कर पाते हैं और लोगों को भी मज़ा आता है। फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग वाई नहीं पूछते। जैसे बुक भी पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, ऐसे ही नहीं पढ़ना है, इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपका माइंडसेट बढ़ सके, इसलिए पढ़ना। अगर आप अपनी लाइफ में माइंडसेट ग्रो करना चाहते हो तो माइंडसेट से रिलेटेड बुक पढ़ो। अगर आप हेल्थ में लैक कर रहे हो तो हेल्थ से रिलेटेड बुक पढ़ लो, वहाँ से ज्ञान लो। नॉलेज जितना लोगे उतना प्रोबेबिलिटी कि आप उससे रिलेटेड अच्छा कर पाओगे। और ये बहुत बहुत लॉजिकल बात आपने बोली। इसमें मैं भी कुछ लोगों को ये बोलता हूँ हमेशा कि आप ये भी देखो कि आप किस स्टेज में हो लाइफ के। ठीक है, आप जब बुक चूज करने जा रहे हो तो आप खुद किस स्टेज में हो, आपको खुद किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। वो भी आप स्पेसिफिक बुक उठाओगे तो भी बोर नहीं होगे क्योंकि आपको अपने सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली स्क्रैच योर ओन निच। और ये सिर्फ बुक के लिए नहीं है, ये बिजनेस के लिए भी है। कई बार ना बोलते हैं ना बिजनेस आइडिया कैसे आएगा, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है ना उसका कुछ सोल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश करो। कई सारे बिजनेसेस ऐसे ही बने हैं जब उनको कुछ प्रॉब्लम उन्होंने फेस करी और फिर उसके सोल्यूशन उन्होंने क्रिएट किए और बोले कि यार ये तो बढ़िया चीज़ हो गई, चलो ये दूसरों के लिए भी करते हैं। एक यूट्यूबर भी था, मेरे को नाम नहीं याद है, उसको एक प्रॉब्लम हो गई थी कि यार ना ये फ्लैश सेल्स जो होते थे ना, फ्लैश सेल्स, उसमें मोबाइल वो लोग खरीदने जाते थे और सारे बुक बिक जाते थे। तो उस बंदे ने कोड लिख के कोडिंग करी और उससे कि जल्दी से खरीद ले, ऐड टू कार्ट हो जाए और वो पेमेंट हो जाए। उसने वो अपने लिए क्रिएट किया, उसके लिए काम किया, फिर उसने वही चीज़ को अपने दोस्तों को दिया, उन लोग के लिए भी काम किया। तो उसी ने उसका फिर वो एक वेबसाइट, वो प्लगइन बोलते हैं ना, प्लगइन क्रिएट कर दिया उसने, और वो प्लगइन उसने बेचा, उससे लाखों रुपए कमाए उसने। तो ऐसे ही जब आप अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशंस ढूंढने जाते हो ना तो उससे ही बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाती है। ये कंटेंट क्रिएटर के लिए भी कई बार लोग होते हैं कंटेंट किसके ऊपर कंटेंट क्रिएट करूँ, जो आप लाइफ में अभी स्ट्रगल कर रहे हो ना उससे रिलेटेड ही कंटेंट क्रिएट करो, उसके ही सोल्यूशंस आप बनाओ, इम्प्लीमेंट करो और डाल के देखो। बहुत सही, बहुत लॉजिकल। ओके, मुझे एक चीज़ आपकी बहुत पसंद है जो मैं शुरू में भी मैंने बोला कि आपकी स्टोरी टेलिंग की आर्ट बहुत अच्छी है। और ऑब्वियसली ये बेसिक एक कैरेक्टर को भी बताता है आपके, और बेसिक नेचर को भी बताता है, और आपके स्टाइल को भी एक्सप्रेस करता है। तो आपको क्या लगता है स्टोरी टेलिंग आज के टाइम में कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में कितना इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट है। आई थिंक है ना, सबसे ज़्यादा कुछ कोई एक चीज़ जो कंटेंट क्रिएटर को बन सकता है तो वो स्टोरी टेलर बन जाओ। और वो सिर्फ आपको सिर्फ कंटेंट क्रिएशन में हेल्प नहीं करेगी, वो एज इन जनरल एक अच्छा स्पीकर बना देगी, अच्छे रिलेशनशिप्स बना देगी आपके। क्योंकि कई बार आपने नोटिस करोगे ना, ऐसे लोग होते हैं जो लोग शायद दिखने में इतने अच्छे नहीं हो, ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो, फिर भी ना ऐसे लोगों के पास बहुत सारे लोग रहते हैं जो अच्छे से स्टोरी बताते हैं। अपने दोस्त में तो आपके भी दोस्त में कोई ऐसा कोई बंदा होगा जो कहानी बोलता है तो सब लोग है ना ऐसा इंटरेस्ट होकर सुनते हैं, अरे क्या बोल रहा है। और ऐसे लोग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत मज़ा आता है। तो इन जनरल इस लोग से ना रिलेशनशिप भी अच्छे बना पाते हैं। और बोलते हैं ना, ये एक बार है ना आप अच्छे रिलेशनशिप बनाना चालू कर दिए तो चाहे आप अच्छे कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हो, बिजनेस ओनर भी बन सकते हो, अच्छे लीडर भी बन सकते हो। तो मेरे हिसाब से ना बहुत ही ज़्यादा अंडरवैल्यूड स्किल है आज भी स्टोरी टेलिंग। अगर आप अच्छी स्टोरी टेलिंग सीख लोगे ना, आप लोगों से कनेक्ट कर पाओगे। और इट्स ऑल अबाउट कनेक्शन।
हमें ना कनेक्टेड फील करना है। अगर आपको भी ठंडी लग रही है, मैं बोलूँगा भाई मेरे को भी ठंडी लग रही है ना, हमारा कनेक्शन बन जाएगा। समझ रहे हो? तो स्टोरीज है ना, वो कई बार वो कनेक्ट करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती है। और भी बहुत सारे रीजंस है, अपने कितनी स्टोरी टेलिंग एनिमल बुक है। वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन वो स्टोरीज। लैंग्वेजेस भी नहीं बनी थी तब भी लोग है ना केव्स में पेंटिंग करते थे और कहानियाँ बताते थे। और कहानी क्यों बताते थे? इट हेल्प्ड अस सर्वाइव। समझ रहे? लोगों को लगता है कहानी सिर्फ कहानी के लिए नहीं, कहानी इसलिए है ताकि आप इससे ना हमारे पूर्वजों की जानें बची है। जैसे कि केव पेंटिंग करके बता दिया है कि ये वाला ये फल है, ये पेड़ पे ये वाला फल है, इसको खा के ये मर गया, ये कहानी बता दिया। तो अब क्या हो गया, ये कहानी एक इन्फॉर्मेशन का जरिया बन गई जिससे कई सारे लोगों ने वो फल नहीं खाया और लोग सर्वाइव कर पाए। तो कहानियाँ एक जरिया थी हम लोगों को सर्वाइव करने के लिए। इतना ज़्यादा डीप रूटेड हमारे दिमाग में स्टोरीज़ का पावर है। इसीलिए आप देखना, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि यार अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपने पाँचवीं में या 5-10 साल पहले कोई एक क्या सीखा था, कोई एक बात बताओ एजुकेशन से रिलेटेड। 10वीं में क्या सीखा था, कुछ बात याद है? कोई नहीं याद है ना। लेकिन 10वीं से रिलेटेड क्या 8वीं से रिलेटेड कुछ स्टोरी ज़रूर होगी आपकी। अगर मैं बोलूँ कि कहानियाँ क्या क्या हुआ था आपके साथ बताओ ना, तो आप अपने शायद अपने बचपन की और भी 5वीं की भी कहानियाँ मुझे बताने लग जाओगे, याद करने लग जाओगे। क्योंकि कहानी स्टोर हमारे दिमाग में रह जाती है और वो उसका रीज़न है वही सर्वाइव कराने में, हेल्प करने में। तो यही सब रीजंस के जैसे स्टोरीज आर वेरी पावरफुल एंड आई थिंक सबको ना स्टोरी टेलिंग सीखनी चाहिए। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। जब आप अपने चैनल के लिए किताबें चूज़ करते हैं कि मुझे कौन सी किताब को शेयर करना है लोगों के साथ, वो कैसे आप सिलेक्शन करते हो उसका? तो इसका भी जैसा पहले क्वेश्चन से थोड़ा बहुत सब मिल रहा है। जब स्टार्ट किया था ना मैंने, अभी तो खैर हमारा पूरी टीम है तो सब मिलकर डिसाइड करते हैं ये सारी चीज़ें। बट जब मैं अकेला सारी चीज़ें करता था तो मुझे ये लगता था मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कौन सी लग रही है, मुझे कौन सी बुक में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। क्योंकि बात यह है कि अगर मुझे इंटरेस्ट आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी ये ज़्यादा है कि बहुत सारे लोग दूसरों को भी आएगा। मैं सेल्फिश होकर सोचता था, लेकिन ये सेल्फिश नेचर भी ना काफ़ी हेल्पफुल था। क्योंकि मेरे जैसी मुझे पता था बहुत सारे लोग को अमीर बनना है, मेरी जो प्रॉब्लम्स है वो भी बहुत सारे लोगों को होगी। तो एक काम करता हूँ, मैं अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए कोई अच्छी बुक ढूंढता हूँ, उसके लिए करता हूँ। यहीं से ना ऑथेंटिसिटी आती है। कई बार लोग ना सिर्फ बनाने के लिए बनाते हैं, वो तो मेरे साथ भी हुआ है, कई बार मैंने भी सिर्फ बनाने के लिए बनाया है। लेकिन ट्रस्ट में जब मैंने इस थोड़ा और डेप्थ में जाके अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए क्रिएट किया है कुछ जो मेरे हेल्पफुल रहेगा और वही चीज़ को शेयर किया है, तो वो ज़्यादा पावरफुल होती है हमेशा। तो ये एक तरीका है। बाकी तो आप मार्केट स्टडी कर सकते हो, मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अपने कॉम्पिटिटर्स को देखो क्या चल रहा है कि नहीं, ये भी एक तरीका होता है। ये थोड़ा बिजनेस टाइप का अप्रोच है जहाँ पर मार्केट स्टडी करते हो क्या प्रोडक्ट चल रहा है, ये सारी चीज़। वैसे भी अप्रोच मैंने ट्राई किया है, बट अगेन मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल मुझे लगता है वही वाला है, इंस्टिंक्ट वाला है, और आपको जो चीज़ पसंद आ रही है वो करना है। अमेजिंग। तो अब तक तो आपने बहुत सारी किताबों की समरी की है, बहुत सारी किताबें पढ़ी भी हैं, तो आपको क्या लगा कि कौन सी किताब सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग थी उसका बुक समरी को बनाना? ओके, तो समरी तो मैंने शायद उसकी क्रिएट किया भी कि नहीं मुझे याद भी नहीं है। हाँ, एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर करके बुक है, पता है, बेंजामिन ग्राहम की, वॉरेन बफेट। मैंने वॉरेन बफेट की कई बार बातें हम सुनते रहते हैं बार, तो वॉरेन बफेट की एक स्टोरी के वॉरेन बफेट के भी एक मेंटर थे जिससे उन्होंने इन्वेस्टिंग के बारे में सीखा था। बेंजामिन फ्रैंक नाम है उनका, बेंजामिन ग्राहम करके उनकी बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। बहुत बड़ी बुक है, बहुत मोटी बुक है, बट यार सच बोल रहा हूँ वो बुक मैंने आज तक ख़त्म नहीं करी है और आज तक मुझे वो बुक इतनी पसंद नहीं आई है। क्यों? अगेन ये स्टोरी टेलिंग में जा रही है। वो बुक बहुत टेक्निकल है, हमको ना टेक्निकल चीज़ें पसंद नहीं आती। हमारा दिमाग, देखो, आवर ब्रेन लव्स जो जितना इजी होगा, जितना इजी टू प्रोसेस चीज़ें होगी, उतना हमारे लिए हम उतना वो कंज्यूम करते हैं। लेकिन अभी अगर मैं ऐसी बहुत सारी जार्गन्स वाली बातें करने लग जाऊँ, हुक, CTA, एवरेज वीडियो ड्यूरेशन बढ़ाना है, ये करना है वो करना है, अगर ये मैं बोलने लग जाऊँगा ना, बहुत से लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये वही कर पाएंगे जो कंटेंट क्रिएटर्स है। हाँ, करेक्ट है। तो है ना, उस बुक में है ना, इसको एक बोलते हैं कर्स ऑफ नॉलेज। हाँ, सच में ये है ना, आपने नोटिस करोगे जब भी कोई प्रोफेसर्स होते हैं जो बहुत ज्ञानी होते हैं, अगर आप है ना उनको खड़ा कर दो ना स्टेज पे और बात करने बोलो ना, बहुत ज्ञान है बंदे के पास, लेकिन हमको उससे सुनने ज़रा भी मज़ा नहीं आएगा, हमको बोर हो जाएगा, हम है ना कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे उनसे, क्योंकि वो इतने सारे बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ कर देंगे, इतने फैंसी वर्ड्स यूज़ कर देंगे ना कि अगेन हम समझ ही नहीं पाएंगे। ये ऐसे ही हुआ जैसे कि सारी ऑडियंस जो बैठी है वो हिंदी में बात करती है और वो सामने वाला इंसान चाइनीज़ में बात कर रहा है, तो हमको क्या ही समझ में आएगा। थोड़ी देर तक हम थोड़ा ट्राई कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम बाद हम गिव अप कर ही देंगे। वही चीज़ होता है कर्स ऑफ नॉलेज की वजह से। कई बार ना हम इतना सीख लेते हैं किसी टॉपिक के बारे में, फिर हम ऐसे वर्ड्स और ऐसी बातें यूज़ करने लग जाते हैं जो सामने वाला समझ ही नहीं पाता, तो जिसके जैसे बोर होने लग जाता है। तो बेंजामिन ग्राहम की जो बुक से मेरे को ये चीज़ समझ में आना, उतना इतना टेक्निकल और इतना डेप्थ में बात की है, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इट्स बोरिंग।
वहीं आपने देखा ना वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, ऐसी टाइप की जो बुक्स है, पीटर लिंच ने लिखा है, आई थिंक सो, वो सब बुक थोड़ी ईजियर टू कंज्यूम है क्योंकि उन्होंने थोड़ा ईजी शब्दों में उसको लिखा है, स्टोरी फॉर्मेट में लिखा है, एग्जाम्पल फॉर्मेट्स में लिखा है, तो वो सारी चीज़ें सुनने मज़ा आती है थोड़ा। तो आपके हिसाब से कुछ और किताबें भी ऐसी हैं जो बहुत ओवररेटेड है? ओवररेटेड, इस पे तो मुझे इतना भी ध्यान में नहीं आ रहा टू बी ऑनेस्ट। ओवररेटेड में मतलब कि पॉपुलर तो हो गई यार, मेरे को इतना मज़ा नहीं आया उसमें। जैसे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बहुत बहुत फेमस किताब है, बट आपने जो बोला मैं उससे रिलेट कर पाया कि एक्चुअली में सेम वेज मुझे महसूस होता है जैसे बहुत अच्छी किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। काश उसको आसान लैंग्वेज के साथ बनाया गया होता। बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है, लेकिन ऑब्वियसली मतलब वो तो कम्युनिकेशन में बाइबल है, बहुत बहुत अमेजिंग किताब है। ठीक है, इसका ना मुझे लगता है एक छोटी सी किताब है 100 पेजेस की, आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल। अच्छा, सिर्फ 100 पेज की है। हाँ। आप देखेंगे कि वो उस पूरी बुक को उससे समराइज करके डाला हुआ है। हाँ, बहुत प्यारी किताब है, बहुत इजी लैंग्वेज है। आई थिंक हाउ टू इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस पीपल तो मुझे अच्छी लगी थी टू बी ऑनेस्ट। मतलब वो इसीलिए ना मैंने इस आंसर को देते हुए मैं हिचकिचाया, क्योंकि बुक्स भी कई बार बहुत सब्जेक्टिव हो जाती है, किसी को क्लिक करती है किसी को नहीं करती है। जैसे गाने भी बहुत सब्जेक्टिव होते हैं, कई बार होते हैं कुछ गाने जो सबको पसंद आते हैं, लेकिन कुछ गाने होते हैं किसी को पसंद आते नहीं आते, भले से बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो ये थोड़ा सब्जेक्टिव भी हो जाता है। हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल तो मुझे अच्छी लगी क्योंकि उसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं। डेल कार्नेगी मुझे पसंद है इसलिए पर्सनली वो ऑथर, क्योंकि ना वो डेल कार्नेगी ने कई सारी लेसन्स को ना एक स्टोरी फॉर्मेट में बताया है, तो वो पूरी कहानी में बन जाते हैं और फिर एंड में एक लेसन मिल जाता है। तो वो वाला फॉर्मेट मुझे पसंद है। तो इसीलिए कई बार तुम सीकेन पे भी देखोगे ना, तो मैं सीकेन पे भी ना ऐसे ही करता हूँ, स्टोरी और उससे एक लेसन जाता है। तो वो थोड़ा सा मुझे तो सिंपलर टू कंज्यूम लगता है। बाकी बुक्स तो काफ़ी सारी है, और अगेन मुझे लगता है वही ओवररेटेड बुक्स वही सब लगती है जो है ना सिर्फ बातें कर रही है जिनमें डेप्थ नहीं है, कहानियाँ नहीं है, जिनमें कहानियाँ नहीं है, जिनमें सिर्फ ऐसी बातें करके लिख दी गई हुई है। वैसे कई सारे लोगों की बुक है ये, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, हाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट ऐसे कई सारी बुक्स है जो है ना सिर्फ नाम की वजह से चली हुई है, बट अंदर मैंने पढ़ा हूँ और मुझे टू बी ऑनेस्ट इतनी अच्छी लगी है। ऐसी कौन सी किताब है जिस पर आपको सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला लोगों का? आई थिंक मेरी हाउ टू विन फ्रेंड्स और इन्फ्लुएंस पीपल ही बुक है। हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। ये है ना, आई थिंक मेरी लाइफ में ना इस बुक ने मुझे काफ़ी हेल्प किया था। जब मेरी लाइफ में काफ़ी इश्यूज़ चल रहे थे, फैमिली इश्यूज़ चल रहे थे ना, मेरे फैमिली के मेंबर्स कुछ सही नहीं थे, तबीयत सही नहीं थी, वो तब मैं ना थोड़ा डिप्रेस टाइप का रहने लग गया था, थोड़ा सैड रहता था। वो टाइम में मैंने बुक पढ़ी थी हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। आपने बोला ना कैसे बुक सेलेक्ट करते हो, मैं अपनी लाइफ में देखता हूँ मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, और मुझे समझ में आता है कि यार मेरी लाइफ में अगर ये प्रॉब्लम चल रही है तो पक्का ये प्रॉब्लम किसी और की भी लाइफ में आई होगी, और किसी और ने पक्का इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकाला होगा जो मेरे सोल्यूशन से तो बेटर रहेगा, क्योंकि मैं तो अभी पहले ही ट्राई करने वाला हूँ। तो मैंने देखा वरी की प्रॉब्लम मेरे को हो रही है, तो चलो देखते कौन सी बुक अच्छी है। मैंने देखा हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग है, उसको पढ़ना स्टार्ट किया। उसको पढ़ा तो उसमें कई सारे लेसन्स मिले जिसने एक्चुअल में मुझे हेल्प किया, मेरा पर्सपेक्टिव बदला वरी को लेकर। तो ये एक बुक मुझे लगता है, उसके ऊपर मैंने समरी भी बनाई और इस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा फटा वीडियो, लेकिन डिसेंट वीडियो है, डिसेंट व्यू, अच्छे ही व्यूज़ आए, और मुझे लगता है हर इंसान को वो वीडियो देखना चाहिए। इट्स वेरी नाइस, वेरी पॉजिटिव वीडियो। ऐसी कोई किताब है जो आपने कई बार पढ़ी है? थिंक एंड ग्रो रिच। अच्छा। आई थिंक कई बार मैंने उसको सुना है अलग अलग तरीके से। हाँ, क्यों? और भी, हाँ क्यों? क्योंकि उसके जो कोर प्रिंसिपल्स है ना उससे मैं काफ़ी रिलेट करता हूँ। मतलब मुझे लगता है हाँ ये सही है, मतलब आपको लगता है कि ये बहुत पावरफुल है, यू शुड रिमाइंड इट। तो कुछ टाइप की बुक्स होती है जो आप सिर्फ एक बार पढ़ सकते हो, कुछ टाइप की बुक्स होती है जिसको आपको बार बार पढ़ना चाहिए। तो ये मुझे लगता है एक ऐसी बुक है जिसको आपको बार बार पढ़ना चाहिए। मैंने बोला अगेन पॉडकास्ट में मैंने चीज़ किया, अगर कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगता है ना तो वो चीज़ को जितना हो सकता है उतना रिपीट करो, भागते मत रहो यहाँ से। और ये एक जनरल प्रिंसिपल बता रहा हूँ लाइफ का, अगर आपको कुछ लोग पसंद आया जिनके साथ आपको टाइम स्पेंड करने पसंद आता है, तो वाई टू जस्ट मीट वंस, करेक्ट, क्यों ना बार बार उनसे मिला जाए। तो अगर किताबों को भी मैं उसी पर्सपेक्टिव से, तो एक अच्छी बुक है यार, मजा आता है इससे पढ़ने, चलो वापस से पढ़ते हैं। तो आपको शायद कुछ और पर्सपेक्टिव, उसको वापस से तो उसके वक्त बिताओ, तो शायद आप कुछ और गहरा उससे लेके जा पाओगे। तो किताबों को भी ऐसे आप 2 सेक्शन में बांट सकते हो। एक ऐसी से एक बार पढ़ के छोड़ दो, कुछ बुक्स है जिनको आपको बार बार पढ़नी चाहिए अगर आपको वो पसंद आ गई है, तो आप उससे रिलेट कर पा रहे हो। तो हाउ थिंक एंड ग्रो रिच मुझे लगता है वो उस टाइप में आती है। ऐसी कोई किताब का कोई सजेशन जो आपको लगता है कि हर इंसान को वो किताब तो ज़रूर पढ़नी चाहिए, कोई एक किताब?
आई थिंक वही थिंक एंड ग्रो रिच रहेगी एक बार। Okay, अगर आपको थोड़ा वही अगेन देखो थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाता है, अगर आपको थोड़ा रिच बनना है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, पावरफुल मेंटालिटी लानी है, तो उसके कोर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कई सारे हैं जो ना आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। तो मुझे लगता है अब इसको है ना बहुत लोग है ना ओवर हाइप बुक भी बोलते हैं, बट मुझे जेनुइनली अच्छी लगी है बुक थिंक एंड ग्रो रिच है ना। I love it, मुझे पसंद है मुझे तो काफ़ी पसंद आई, तो आई थिंक वो आप पढ़ सकते हो। और रिच डैड पुअर डैड थी जिसने मेरी पूरी लाइफ का परसेप्शन बदला, तो वो बुक भी मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि पढ़ लो। स्टोरी फॉर्मेट में ईजी है और मज़ा आता रहता है, सीखते रहते हो सिंपल लैंग्वेज में, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। ये सब ज़्यादा मैं क्लासिक बुक के ही एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, क्योंकि क्लासिक बुक को भी एग्जाम्पल्स में ज़्यादा क्यों देते हैं उसके पीछे भी रीज़न है, बिकॉज दे हैव बोलते ना टेस्ट ऑफ टाइम उन्होंने पास किया। कई बुक्स होती है ना कुछ टाइम के लिए अच्छी होती है, 5 साल 10 साल 15 साल तब तक रेलेवेंट है, उसके बाद रेलेवेंट नहीं होगी। थिंक एंड ग्रो रिच मुझे लगता है ना बहुत टाइम तक अभी भी रेलेवेंट रहेगी। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, जो हमने पिछले पॉडकास्ट में भी बातें की, माइंडसेट थॉट से रिलेटेड बात है, वो आपके फंडामेंटल्स थोड़े क्लियर कर देता है। आपको क्या लगता है कि किताबें जो होती हैं मेंटल हेल्थ में कितना कंट्रीब्यूट करती हैं? किताबें ना मुझे लगता है एक टूल है, चक्कू एक टूल है, उसको आप अपने काम के लिए भी यूज़ कर सकते हो, खाना बनाने के लिए, और अपने आप को हर्ट भी कर सकते हो उससे। किताबें भी मुझे लगता है वैसी पावरफुल टूल है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मैंने कुछ लोगों में नोटिस किया, मैक्सिमम लोगों ने नहीं, कुछ लोग ना उस टूल का गलत यूज़ करने लग जाता है कि सिर्फ पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, अप्लाई नहीं करना अपना। ऐसे लोगों में मैंने नोटिस किया उन्हें एक प्रॉब्लम आने लग जाती है कि वो लोग ओवर थिंक करने लग जाते हैं, क्योंकि वो लोग ने इतना ज्ञान ले लिया है बुक्स से, किताबों से, अलग अलग जगह से, बट इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं है, तो उनके अंदर एक बेचैनी आना चालू हो जाती है, बिकॉज दे नो अ लॉट ऑफ थिंग्स बट दे आर नॉट डूइंग इट। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो एक फंडामेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, उनको अंदर से खराब फील होने लग जाता है। तो मुझे लगता है ना ऐसा नहीं करना चाहिए आपको एक साइड पे। दूसरे साइड पे आप मेंटालिटी अगर आपको इंप्रूव करना है तो वो चीज़ आप करते रह सकते हो। पढ़ो सीखो अप्लाई करो, पढ़ो सीखो अप्लाई करो, पढ़ो सीखो अप्लाई करो, ये एक चीज़ आप कर सकते हो। एक किताब है रॉबर्ट ग्रीन की 48 लॉज ऑफ पावर, बहुत रूड किताब माना जाता है उसको। हाँ हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बैन बोला जाता है, वो कई सारे बैन है, जेल में देते हैं इनके लोगों को। आई डोंट नो कितना सच है, बट काफ़ी मैंने पढ़ा था इसके बारे में, मोस्ट डेंजरस बुक ऑफ द वर्ल्ड, उसकी मार्केटिंग ऐसे हुई है। हाँ, तो उससे क्या तो मतलब मेरा सवाल ये कि आपने एम श्योर वो किताब पढ़ी है, तो आपका क्या कहना है उस किताब के बारे में? व्हाट डू यू थिंक? अच्छी बुक है, थोड़ा नेगेटिव लाइट में ज़्यादा उसको लेके पर्सपेक्टिव है, थोड़ा नेगेटिव साइड में ज़्यादा दिया रॉबर्ट ग्रीन ने। उनकी पर्सनैलिटी वैसी टाइप की लगती है मेरे को, उनकी कोई भी बुक पढ़ोगे ना थोड़ा सा ना एक डार्क टाइप की वाइब होती है। आर्ट ऑफ सेडक्शन भी मैंने समरीज बनाया, थोड़ा सा ना डार्क साइड पे ना। मुझे लगता है ना हर चीज़ को देखने के दो तरीके होते हैं, आप दोस्तों को भी दो तरीके से देख सकते हो ना। अभी देखो बुक का भी एग्जांपल दिया चक्कू की तरह, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो वो ना वो सेकंड वाले पहलू की तरफ से ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, विच इंट्रिग्स पीपल, क्योंकि हमारा दिमाग नेगेटिव बायस्ड है, नेगेटिव की तरफ हमारा दिमाग ज़्यादा जाता है। 100 रुपये में आपको मिल जाएंगे तो इतनी खुशी नहीं होगी जितना बुरा आपको लगेगा अगर आपके 100 रुपये घूम जाएंगे तो। इसके ऊपर एक नोबेल प्राइज विनर ने ये चीज़ बोली थी ना, लॉस अवर्जन। अच्छा, लॉस अवर्जन बोलते हैं ना, हमें लॉस से बहुत ज़्यादा, गेन से हमें उतना खुशी नहीं मिलती जितना हमें लॉस से दुख होता है। तो इसीलिए लोग है ना कई बार स्कैरसिटी मेंटालिटी में जीते, पकड़ के रखते हैं, जितना पैसा है उतना ही रहे, जितनी लोग है उतना ही रहे, बड़ा नहीं सोच पाता है। ये चीज़ मुझे लगता है कई लोग समझते हैं, है ना, साइकोलॉजी कई लोग समझते हैं कि पेन से रिलेटेड डरा के थोड़ा नेगेटिव साइड में जब भी मार्केटिंग होती है तो वो चलता ज़्यादा है। तो रॉबर्ट ग्रीन मुझे लगता है वो एंगल में ज़्यादा खेलते हैं। तो है बुक की बातें काफ़ी अच्छी है, जैसे कि एक लेसन जो उस बुक का मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि ऑलवेज स्पीक लेस देन नेसेसरी। खैर ये पॉडकास्ट के लिए रेलेवेंट ही है वरना अपना पॉडकास्ट 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। बट ये एक है, मैंने ये चीज़ मैंने नोटिस किया हूँ, मुझे भी ना बात करने का शौक है, तो मैं बातें ज़्यादा करता हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ ये मेरे लिए अप्लाई कर दे। ट्राई टू स्पीक लेस देन नेसेसरी। कई बार आप देखोगे, इसका मैंने अपने बुक में एग्जांपल भी दिया था, कई बार आपके कुछ दोस्त होते हैं जो बोलते ही रहते हैं, बात ही करते रहते हैं, कभी चुप ही नहीं पड़ते। तो यूजुअली क्या होता है ना, उन लोगों की वैल्यू भी देखना आप कम होती है, वो लोग कुछ भी बोलते हैं ना इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वहीं अगर आपका एक और दोस्त है जो कभी कभी बोलता है, अब वो भले से इतना स्मार्ट नहीं है, लेकिन अगर सब बात कर रहे हैं, उसने बोलना चालू किया, ऑटोमेटिकली सब चुप हो जाते हैं, क्या बोल रहा भाई बता, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। भले से उसने नॉर्मल सी बात बोला होगा कि मुझे बाल कटाना है, बट फिर भी हम लोग गौर से सुनेंगे, अच्छा तुझे बाल कटाना है, क्योंकि वो कम बोल रहा है। कम चीज़ों की ना वैल्यू होती है, कम चीज़ों की वैल्यू। इसीलिए ना एक साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी है ना, स्कैरसिटी, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, हाउ टू इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन, वन ऑफ द बेस्ट बुक जो पढ़नी चाहिए। तो स्कैरसिटी ये है कि कम चीज़ें, हमारा दिमाग ऐसा प्रोग्राम्ड है ना, एक टाइम पे खाना कम था, स्कैर्स चीज़ें थी, तो जितना कम होता था उतना हम उसके लिए ज़्यादा फाइट करते थे, लड़ते थे, हर चीज़ देने के लिए तैयार थे। अब शायद से वो नहीं है, बट स्टिल ये स्कैरसिटी का प्रिंसिपल कई सारी कंपनीज यूज़ करती है कि ओनली टू लेफ्ट,
है ना, अमेजोन पे कई बार दिखेगा वो प्रोडक्ट, शायद से उनके हज़ारों पड़े रहेंगे वहाँ पे गोडाउन में, बट स्टिल लिखा रहेगा ओनली 2 लेफ्ट, ले लो। तो वो स्कैरसिटी प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आप भी यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिवली। अमेजिंग। अभी रिसेंटली आप कौन सी किताब पढ़ रहे हो? अभी रिसेंटली फ्लो करके एक बुक है, मिहाय चिक्सिनमिहाय की। हाँ। आई थिंक मैंने बहुत पहले उस बुक को पढ़ा था, बट मुझे लगा वापस से, अभी देखो अगेन क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी मैं ना वो फ्लो स्टेट वापस चाहिए, अच्छे से चाहिए, तो मैं वापस से उसको पढ़ रहा हूँ। फ्लो स्टेट की अच्छी लगी मुझे बुक, तो उसके बारे में और डेप्थ में घुस रहा हूँ। ऐसी कोई 3 किताबें आप बताइए ना जो बिजनेस जिसको बिल्ड करना है उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगी आज के टाइम से। पहले तो मैं बोलूँगा आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ लो, थोड़ा बेस एकदम नॉर्मल लेवल पे समझने के लिए। फिर नेक्स्ट लेवल की ना अगर लेवल कर दो 3 लेवल पे, तो पहला ये हो गया रिच डैड पुअर डैड। सेकंड पढ़ लो आप एमजे डमार्को की मिलियनेयर फास्ट लेन। फिर थर्ड लेवल पे आ जाओ ना, आप कोई भी एलेक्स हरमोजी की बुक पढ़ लो, 100 मिलियन ऑफर पढ़ लो, या फिर .com सीक्रेट पढ़ लो। आज के हिसाब से काफ़ी रेलेवेंट है, स्पेशली अगर आप इंटरनेट पे कमाना चाहते हो, ऑनलाइन बिजनेस धंधा क्रिएट करना चाहते हो ना, तो रसल ब्रांसन की बुक्स और एलेक्स हरमोजी की बुक्स तो मस्ट है, रीड करना ही चाहिए। अमेजिंग। जब आप ऑडियो बुक सुनते हो या किताबें पढ़ते हो तो आपको मॉर्निंग में ज़्यादा पसंद है या रात को पसंद है? तो ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम है जब आप ये पसंद करते हो? मैंने बुक सुनने को ना कई बार हैबिट स्टैकिंग करके कॉन्सेप्ट है, आपने सुना होगा। मैं स्टैक कर देता हूँ चीज़ों के साथ, जैसे कि अगर मैं रात में साइकिलिंग करने जा रहा हूँ, हेडफोन लगा लिया, बुक सुन लिया, तो वन ऑफ द बेस्ट वे जिससे मैं बुक्स कंज्यूम करता हूँ ना, वो ऑडियो बुक ही है। ऑडियो उसके थ्रू ही करता हूँ, और वो किसी एक्टिविटी के साथ हमेशा यूजुअली लिंक्ड होती है। तो कभी जिम सुबह में जा रहा हूँ तो जिम के साथ वो लिंक्ड होता है, या फिर साइकिलिंग कर रहा हूँ, यूजुअली मैंने हेल्थ के साथ ही रिलेट करके रखा हो इसके अपने दिमाग में, तो वो मेरे लिए ईजियर भी हो जाता है वो, क्योंकि वो एक हैबिट, एक चीज़ करो तो उसके बाद दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली मेरी हो ही जाती है। हैबिट स्टैकिंग के बारे में थोड़ा सा और बताओ ना, ये बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, लोगों को बहुत हेल्प होगा। हाँ, हैबिट स्टैकिंग का कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, देखो कई, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लाने हैं तो आपको हैबिट्स के थ्रू ही लाना पड़ेंगे। अगेन रेपिटेशन, कोई भी चीज़ आप बार बार रिपीट करते हो तो वो आपकी आदत बन जाती है, और एक बार आपकी आदत बन जाती है तो आपको विल पावर की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे हर सुबह हम लोग उठते हैं फौरन बाथरूम में चले जाते हैं, विल पावर नहीं चाहिए, वो आदत बनी हुई है, सीधा उठ के जाना है, ब्रश करना है। तो यही कॉन्सेप्ट को हमें यूज़ करना है अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए। हैबिट स्टैकिंग ये बोलता है ना कि आपके पास ऑलरेडी कुछ हैबिट्स आपकी बनी हुई होगी ऑलरेडी, है ना, जैसे सुबह में उठना, पानी पी लेना, बाथरूम जाना, ब्रश कर लेना। अब उसके साथ ही ना आप कोई एक दूसरी हैबिट जो अच्छी हैबिट है उसको लिंक करना चालू कर दो। तो मे बी आप ब्रश करने के बाद सीधा उठ रहे हो, एक पेज बुक पढ़ ले रहे हो, या फिर ये दो तरीके होते हैं, या तो आप एंड में अटैच कर सकते हो या तो बीच में अटैच कर सकते हो। तो दोनों तरीके से आप खेल के एक बार ट्राई करके देख सकते हो कौन सा ज़्यादा आपको फ्लो में अच्छा लग रहा है। तो ये आपकी हैबिट एक के बाद एक स्टैक हो चुकी है, जिससे नई आदतें आपकी लाइफ में आना आसान हो गई। बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये बुक। ये हैबिट स्टैकिंग पे बुक ही है पूरी, बहुत अच्छे से समझाया गया उसमें। ग्रेट। आपका भी कुछ कॉन्सेप्ट बताओ ना, आपने भी ओपिनियन बता रहे हो थोड़ा। अच्छा नहीं, ये बहुत ही दमदार चीज़ है जो आपने बताई, तो मैं आई वांटेड योर पर्सपेक्टिव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज क्या होता है कि हम हैबिट बिल्ड करना या कोई ख़राब आदतें छोड़ना मुश्किल, तो बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। हैबिट स्टैकिंग के कॉन्सेप्ट में मुझे यही बहुत अच्छा लगता है कि आपके लिए ना कोई भी हैबिट बिल्ड करना बहुत आसान है, कोई भी हैबिट बिल्ड करना। जैसे मेरे को पहले जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया वो ये था कि मैं वॉक पे जाने की हैबिट नहीं पड़ रही थी बिल्कुल भी। तो मैंने क्या किया, एज सून एज आई ईट माई डिनर, मैं अपना खाना डिनर किया रात को, मैं उसके बाद बाई डिफ़ॉल्ट मेरे को वॉक के लिए जाना है। उसके बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लेके मैं वॉक के लिए जाता हूँ। ये बिल्कुल एकदम फिक्स हो गया वो, मतलब वो कि ये कॉम्बिनेशन कभी टूटेगा नहीं। तो ऐसे ही मैंने ना बहुत सारी चीज़ें जिसकी मेरे को हैबिट बिल्ड करनी थी, इन बुक रीडिंग इज़ वन ऑफ देम, ठीक है, कि किताब को कब पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। तो वो जैसे मैं किताब को पढ़ रहा हूँ, जैसे अगर कोई मेरे को वीडियो चेक करनी है तो मुझे वीडियो चेक कर रहा हूँ, टीम के साथ बैठा हूँ तो बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं उसके बाद ज़रूर कोशिश करता हूँ कि मैं किताब ज़रूर पढ़ूंगा, क्योंकि मेरा टाइम ऑलरेडी काफ़ी लग गया है और उसके बाद मुझे शायद वक्त मिले या ना मिले। तो वो वैसे स्टैक कर दिया। हाँ, समझ। तो ये इट इज़ अ ग्रेट एंड आई एम श्योर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर पीपल। एग्जैक्टली। हैबिट्स के ऊपर तो हम, अगर आपने एक और क्वेश्चन पूछा था ना कि कौन सी बातें बार बार रिपीट होती है, तो एक हैबिट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मतलब कई सारे सेल्फ हेल्प में आती है कि आदतें बनाओ, अच्छी आदतें बनाओ, बुरी आदतें बर्बाद करेगी, अच्छी आदतें आपको आगे लेके जाएगी, और ये एकदम 100% ट्रू है। तो उसमें एक चीज़ ये आप कॉल टू एक्शन ये कर सकते हो कि हैबिट स्ट्राइकिंग मेथड यूज़ करो अपनी आदतें बदलने के लिए। ग्रेट। आपके फेवरेट ऑथर कौन है? अभी तो याद आ रहा है डेल कार्नेगी लग रहा है मुझे, अब भी बस ध्यान में आया राइट नाउ। करेंटली नए में एलेक्स हरमोजी की मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है किताबें, क्योंकि बंदा बहुत डेप्थ में अच्छे से बातें बता रहा है। कौन कौन सी किताबें कुछ रिकमेंड करोगे? नाम है नहीं नेम। एलेक्स हरमोजी की 100 मिलियन ऑफर है, 100 मिलियन लीड्स है, बिजनेस अभी 100 मिलियन सेल्स आने वाली है। हाँ, मैं देखो अभी मैं थोड़ा बिजनेस ओरिएंटेड ज़्यादा हो गया। देखो अगेन मैं जो पसंद क्या आ रही है, जो जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, उस चीज़ में मैं ज़्यादा पसंद आ रही है, इसलिए मैं वो ज़्यादा रिकमेंड कर रहा हूँ। हो सकता है आपके लिए वो रेलिवेंट ना हो। मैं एक चीज़ बोलता हूँ यार ना,
आप है ना अपनी ज़िंदगी में कोई भी पोजीशन पे हो, आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम्स हो, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन जैसे मैंने बताया किसी ना किसी ने ऑलरेडी फेस किया और उसका कुछ अच्छा सोल्यूशन बना के रखा है। तो आप ट्राई करो ना अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई सोल्यूशन की किताबें पढ़ना चालू करो, उससे आपको मज़ा भी आएगा, कुछ वैल्यूबल लेसन भी मिलेगा, जिससे आपकी लाइफ भी चेंज होगी। तो वो सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन है मेरा। और वो बुक फिर कोई भी हो सकती है। हो सकता है मेरी लाइफ रिच डैड पुअर से बदली, हो सकता है आपकी सीक्रेट से बदल जाए, क्योंकि आपकी नीड वैसी है। तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो कॉन्सेप्ट है, सीक्रेट बोल दिया तो हम बात करते हैं। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी टू आस्क दिस क्वेश्चन कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप भी बहुत लोगों के साथ पॉडकास्ट करते हो, बात करते हो, मैं भी बहुत बात करता हूँ, तो व्हाट डू यू थिंक आपका वर्जन ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? मेरा वर्जन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये है कि यार पॉजिटिव रहना है, एकदम सिंपल वर्ड में बोलो ना, आपको अच्छा फील करना है। इट्स ऑल अबाउट फीलिंग्स और थॉट्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने जितने भी लोगों से बात किया ना, ये लोग हमेशा अच्छे की तरफ लेके जाते हैं। यूजुअली ना अगर देखो ना, हमारा दिमाग है ना ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाता है। मैक्सिमम लोगों का दिमाग नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाएगा। अगर मैं अभी 10 यूट्यूबर्स की बुराई करना चालू करूंगा, देखना अटेंशन पीक हो जाएगा। ये वाला यूट्यूबर एकदम गंदा है, ये वाला एकदम खराब है, ये खराब है। इसके जैसे ना ये सब बिग बॉस और ये सब टाइप की चीज़ें चलती भी बहुत है, क्योंकि उसमें भर भर के नेगेटिविटी है। मुझे लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना थोड़ा पॉजिटिव साइड में ढकेलता है। आपको ना अच्छा सोचने में मजबूत करता है। आपको बोलता है आप ग्रैटिट्यूड करो, आप है ना अच्छा अपने ऊपर काम करो। सेल्फ हेल्प भी ना, सेल्फ हेल्प का मतलब क्या है, कई बार ना लोग इसको भी समझते नहीं है। सेल्फ हेल्प मतलब खुद की मदद कर पाना। आजकल है ना मैक्सिमम लोग है ना दूसरों पर डिपेंड होते हैं। यार ये बंदा मेरे को आगे लेके जाएगा, इससे मेरे को कोई डील क्रैक हो जाएगी, ये वो दूसरों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होने की कोशिश करते हैं लोग, या फिर ब्लेम डालते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेते। सेल्फ हेल्प मेरे को ब्यूटीफुल इसलिए लगता है ना, नाम में ही है सेल्फ हेल्प, खुद की मदद करना सीखो। यहाँ पे हम खुद की मदद कर रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, ताकि हम अपनी रियलिटी बदल सकें। रॉबर्ट कियोसाकी का ये कोट है कि यार इट्स डिफिकल्ट टू चेंज द वर्ल्ड बट इट्स ईजी टू चेंज योरसेल्फ। तो लेट्स डू दैट ना। करेक्ट। हम खुद अपने आप को बदलना चालू करते हैं। और मुझे लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसलिए मुझे अच्छा लगता है और इसका वर्जन कि हमें अपने आप को बदल करता है, हमारे थॉट्स बदलने बोलता है, अपनी नेगेटिविटी को कम करने बोलता है, पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा लेके जाने बोलता है। और उससे ही सारी चीज़ें लिंक्ड है। थॉट्स और मेंटालिटी से सारी चीज़ें लिंक्ड है। बिल्कुल सही। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कौन कौन सी किताबें हैं जो आपको पसंद है? सीक्रेट अच्छी बुक है। और टू बी ऑनेस्ट मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर इतना ज़्यादा घुस के काम नहीं किया, बट मैं उसके समझ रहा हूँ, वो मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं लगती है। मैं ऑलरेडी कन्विंस हूँ उससे। उसको ऑलरेडी मतलब मेरे को उसमें इतना और डेप्थ में जाने का कभी इतना मन नहीं किया है। ऊपर से मैं उसमें इंटरेस्ट रखता हूँ, मुझे समझ में आता है कि हाँ ऐसा आपको ये फोकस करना है, ये करना है। डेप्थ में मैं कभी ज़्यादा उसके ऊपर बुक्स में ज़्यादा घुसा ही नहीं हूँ मैं। तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर पाऊँगा। जितना मुझे पता है सीक्रेट बुक पता है। आप ज़्यादा मुझे लगता है यू आर मोर क्वालिफाइड जो अच्छी रिकमेंड कर सके बुक। तो आप 3 रिकमेंड कर दीजिए मेरे हिसाब से। देखिए आपने देखो सीक्रेट तो डेफिनेटली इज मेरे लिए तो बिगनिंग उसी से हुई है। आपने एक बहुत अच्छी किताब बताई, थिंक एंड ग्रो रिच। वो पूरा साइकोलॉजी, थॉट प्रोसेस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मुझे लगता है सब कुछ है उसमें। क्योंकि उसको मार्केटिंग वैसे नहीं किया। हाँ, उसको मार्केट वैसा नहीं किया है। लेकिन मुझे लगता है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो कॉन्सेप्ट है, मैनिफेस्टेशन का जो कॉन्सेप्ट है, मैनिफेस्टिंग मनी का जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत अच्छे से समझाया गया है। इसके अलावा मुझे किताब बहुत ज़्यादा पसंद है शक्ति गवैन की क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। बहुत अच्छी है, मतलब क्योंकि विजुअलाइजेशन मेरे को लगता है कि वन ऑफ द एक ऐसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक है जिससे बहुत कुछ बेनिफिट हो सकता है। वन ऑफ द इजीएस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव। और वो पूरी की पूरी किताब सिर्फ उसी के बारे में। राइट। बहुत अच्छी किताब। मेरे दिमाग में एक और बुक आई, वो एकदम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड नहीं है, बट साइको साइबरनेटिक्स। हाँ, बहुत ब्यूटीफुल बुक है, थोड़ा रिलेटेबल। न्यूरोप्लास्टिसिटी, एनएलपी, ये सारी चीज़ें। एनएलपी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मुझे लगता है, टू बी ऑनेस्ट। इसके अंदर बुक पढ़ने लगता है। टोनी रॉबिन्स की बुक्स मुझे पसंद है, अवेक इन द जायंट विद इन, ये सब बुक काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे। करेक्ट। वो तो सारा मतलब कहते हैं कि एनएलपी के जो जितनी भी टेक्निक्स हैं या जो प्रोसेसेस हैं वो सारे कराते हैं। वो सब हर चीज़ के बारे में बात करते हैं। टोनी रॉबिन्स मेरे को बंदा बहुत सही लगता है। वो उसकी बातें भी बहुत लगती है, जेन्युइन लगती है। जेन्युइन पर आता है ना थोड़ा सा कि हाँ सही बात बोल रहा है, लॉजिकल बात बोल रहा है। तो वो टोनी रॉबिन्स से आती है, तो उनकी बुक्स भी मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड ये थोड़ा बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं करते हैं, लेकिन ऊपर से वही है सारी चीज़ें। एक चीज़ ना बहुत सारे लोग करते हैं, जो कि मेरी भी नॉर्मल हैबिट है वो करना। आई रीड मल्टीपल बुक्स एट द सेम टाइम। क्या आप भी ऐसा करते हो? हाँ, आई थिंक है ना, जब आप है ना कई बार एक बुक पढ़ते हो तो आप सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो। मैंने एक बुक पढ़ी थी, एक बुक के अंदर ये बात बताई गई है, मतलब
जो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ रीडर्स होते हैं ना, वो लोग यूजुअली यही करते हैं। वो लोग है ना मल्टीपल बुक्स पढ़ते हैं, और यूजुअली वो लोग क्या करते हैं, एक ही टॉपिक, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वो लोग मल्टीपल बुक्स पढ़ लेंगे ताकि वो लोग एक कॉन्सेप्ट के बारे में मल्टीपल ऑथर्स के पर्सपेक्टिव समझ लें। और फिर वो लोग है ना एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि कौन ज़्यादा सही बोल रहा है, कौन ज़्यादा नहीं सही बोल रहा है। आई थिंक ये सबसे बेस्ट हाईएस्ट लेवल ऑफ रीडिंग है। रीडर्स की भी अगर लेवल करना चाहे तो ये सबसे हाईएस्ट फॉर्म है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम लोग जब एक पर्सपेक्टिव से ही सिर्फ कोई भी किताब को पढ़ते हैं, एक ही ऑथर का पर्सपेक्टिव समझते हैं, तो हम मैनिपुलेट भी हो जाते हैं। हम ना सिर्फ एक ही तरीके से सोच पाते हैं। लेकिन जब हम मल्टीपल ऑथर्स को सोचते हैं तो उसके अलग एक्सपीरियंस, उसके अलग ओपिनियंस कर पाते हैं, तो वी आर एट अ बेटर पोजीशन की चूज़ कि कौन ज़्यादा सही बोल रहा है, कौन ज़्यादा नहीं सही बोल रहा है। ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि ना सभी ऑथर्स के तो एक्सपीरियंस भी अलग अलग है ना। एग्जैक्टली, सब्जेक्टिव होता है और अपने एक्सपीरियंस की वजह से लोग बायस भी होते हैं। हाँ, अब इसमें ना आप बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने कई बार देखा होगा ना, कई बार लोग भी बोलते हैं कि भाई ये बुक में तो ये बात बोली गई थी, ये वाले बुक में तो ये वाली बात बोली गई थी, कौन सी बात को मानना है, आप लोग तो कुछ भी बोलते रहते हो। तो मैं यही चीज़ फ़ायदा होता है जब है ना आप मल्टीपल ऑथर्स की बातें सुनते हो और आप मल्टीपल बुक्स पढ़ लेते हो, तो आपको रियलाइज़ होना स्टार्ट होता है कि एवरीथिंग इज़ अबाउट पर्सपेक्टिव। आपको बहुत ज़्यादा खाना खाना चाहिए, ये स्टेटमेंट उस बंदे के लिए सही है जो शायद से अभी कुछ भी खाना नहीं खा रहा है या पतला है, जिसको वेट गेन कर रहा है। बट जो मोटा है उसको यही वाला जो सजेशन है उसके लिए कर्स है, उसको वो मौत का कारण बन जाएगा उसके। करेक्ट है। तो बात ये है ना कि आपको समझना, जितनी भी बातें, ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट लेसन जो मैंने अपनी ज़िंदगी का सीखा है, जो मैं लोगों को बोलना चाहूँगा कि यार एवरीथिंग इज़ अबाउट पर्सपेक्टिव। कौन से पर्सपेक्टिव से वो बात बोल रहा है, कौन से कॉन्टेक्स्ट, एक बेटर वर्ड ये है कॉन्टेक्स्ट। जब भी ऑथर कोई बात बोल रहा है ना, तो उसका कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करो। अगर एक बहुत अच्छी बुक है रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, उसमें बोला गया कि आप सेव करना सीखो। अब एक और आप बुक पढ़ोगे, कई सारी बुक, उसके अंदर बताया जाता है कि आप स्पेंड करना सीखो, बिंदास स्पेंड करना चाहिए आपको। लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। अगर आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो, आपके पास ज़रा भी पैसे बचते नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, तो बेटर है कि आप थोड़ा सेव करना सीखो। बिल्कुल सही। लेकिन अगर आपका माइंडसेट इतना ज़्यादा खतरनाक है कि आप सिर्फ स्पेंड ही करते जा रहे हो, तो वो चीज़ तब सेव करना सेंस है। बट अगर आप सिर्फ सेव करने पे फोकस करते रहोगे तो आप कई बार कंजूस भी बन सकते हो। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ऑथर बोलता है कि आप थोड़ा बड़ा सोचो, है ना, स्कैरसिटी अबंडेंट मेंटालिटी होती है। आप बड़ा सोचोगे तो बड़े लोगों की तरह चीज़ें कर पाओगे। वो बोलते हैं ना, अंबानी जी का भी एग्जाम्पल, या अनुराग ऋषि ने दिया था बीच पॉडकास्ट में, सर ने, उन्होंने बोला था कि यार जो अपने अंबानी जी थे, धीरू भाई अंबानी जी, वो थोड़े पैसे ही कमाते थे, कुछ 100 रुपये ही कमाए थे, वो 100 रुपये उन्होंने स्पेंड कर दिए कहाँ पे जाके, 5 स्टार होटल, हमारा ताज होटल में जाके उन्होंने स्पेंड कर दिया। क्यों? क्योंकि वो तब उनका कॉन्टेक्स्ट क्या था, उनको वो एनवायरनमेंट में रहना था, उनको वो एनर्जी एक्सपीरियंस करना था। बट क्या ये सबके लिए लॉजिकल होगा? क्या सब लोग अभी जाके भी कल से ताज में जाके उन लोगों के लिए लॉजिकल होगा? नहीं। अगर आप वो एक्सपीरियंस, अगर आपका वाई क्लियर है कि मेरे को एक्सपीरियंस करना है, मेरे को भी अमीरों जैसा फील करना है ताकि मैं अमीर बन सकूँ, तो गो एंड डू इट। एवरीथिंग इज अबाउट पर्सपेक्टिव और कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑथर पूरे कॉन्टेक्स्ट क्या बता रहा है। कई बार ऐसा भी होता होगा, जैसे मेरे साथ तो बहुत होता है कि जब एक कोई किताब पढ़ रहे हैं तो आप ना ऑथर के बहुत सारी बातों के साथ एग्री नहीं करते हो, है ना? तो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, या किसी स्पेसिफिक जगह पर आपको ऐसा महसूस हुआ? हाँ, अभी मुझे स्पेसिफिक कोई ओकेजन तो नहीं याद आ रहा है, बट इतना होता है कई बार कि ऑथर कुछ भी बोल रहा है। एक टाइम बाद है ना, आप है ना जब बहुत सारी बुक्स पढ़ लेते हो तो आपको समझ में आना चालू होता है कि यार कुछ बातें सिर्फ बोलने के लिए गई है, कुछ बातें एक्चुअल में रियल है। बट वो होने में भी टाइम लगता है। अगेन इट कम्स विथ एक्सपीरियंस। आप जितना पढ़ते हो, जितना ज़िंदगी जीते हो, उतना आपको समझ में आता है कौन सही बोल रहा है, कौन नहीं सही बोल रहा है। एक वे यही है अच्छा समझने का, कि जज करने का, कि आप वाई, अगर वो कोई चीज़ कोई बोल रहा है तो आप पूछो क्यों, उसका रीज़न समझो, उसने ऐसा क्यों बोला। अगर उसने क्लियरली अपना वाई डिफाइन नहीं किया ना, तो मुझे लगता है कुछ भी बोल रहा है। समझ रहे हो मेरा? तो ये मैं ऐसे समझता हूँ। अगर उसका वाई क्लियर है तो मुझे लगता है कि हाँ, ये थोड़ा जेन्युइनली बात बोल रहा है, तब मैं उसका पर्सपेक्टिव समझता हूँ। इफ़ यू गेट व्हाट आई मीन, है ना? यूजुअली लोग देखना, आप कई बार सिर्फ बोलने के लिए बोल देते हैं, बट क्यों बोलने पूछे उनसे 2-3 बार अगर डेप्थ में पूछ लो क्यों, तो फिर फुस पड़ जाए, फिर वो लोग नहीं बता पाएंगे। और मुझे लगता है कि ऑब्वियसली जब आप पढ़ते हो, किताबें वगैरह पढ़ रहे हो, तो आप ना वो कनेक्शन महसूस नहीं करते हो। जो जहाँ पर भी ऐसे पॉइंट्स आते हैं ना, आप कनेक्शन लूज़ कर जाते हो आप इमीडिएटली। और जहाँ पर भी हम कनेक्शन लूज़ कर देते हैं, मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है कि इतने प्यार से मैंने किताब खरीदी, और जब मैं उसको पढ़ने बैठा कि यार मज़ा आएगा इसमें, तो क्योंकि टाइटल ऐसा लगा, ऑथर हमें इम्प्रेसिव लगता है, लेकिन जैसे आपने किताब पढ़ना शुरू किया, आप उससे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। तो 2-4 पेजेस पढ़े, फिर कि नहीं यार, दिस इज़ नॉट फॉर मी। तो ऐसा होता है आपके साथ क्या? हाँ, राइट, होता है मेरे साथ भी, लेकिन मेरे साथ कम होता है। मेरे ना पर्सनैलिटी ऐसी ना, मैंने अपने आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबल रखा है। अच्छा। मैंने ट्राई करता हूँ कि सब पर्सपेक्टिव समझूँ।
ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गया ना, इसीलिए आई एम ईजी टू मैनिपुलेट मुझे क्योंकि कुछ सामने वाले इंसान को कुछ ज़्यादा ही समझने की कोशिश कर देता हूँ, और वो चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं है। आपके ना कुछ वैल्यूज़ होने चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड होने चाहिए, उससे अगर डिविएट होकर कोई इंसान कुछ बोल रहा है तो आपके अंदर आना चाहिए, नहीं मुझे ये बुक नहीं पढ़ना है, वो आई थिंक ज़्यादा बेटर है। बट मेरे अंदर ये नहीं है, मेरी कमी है, मैं जो बताना चाहूँगा। मैं तो कई बार जो ऑथर बोल रहा है ना उसके फ्लो में पूरा जाता समझता, कुछ बातें तो जहाँ एकदम कोर वैल्यू से नहीं मिलती है तो उसको मैं डिसएग्री करता हूँ, लेकिन मैं सुनता बहुत हूँ। मैं पूरी बात फिर भी सुनूंगा, ट्राई करूँगा, अगर मेरे को अच्छा मज़ा आ रहा है तो मैं पूरी बात सुनने की कोशिश करता हूँ कि एट द एंड क्या बोलना क्या चाहता है। तो कई बार मैच करती है, कई बार मैच नहीं करती है। अब जैसे किताबें हैं, किताबें हमारे माइंडसेट को डेफिनेटली, हमारे बिलीफ सिस्टम पे जो हमने पहले भी बात की, माइंडसेट को बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, बहुत है ना। तो एक किताब है जिस पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, जैसे देयर इज़ अ बुक कॉल्ड माइंडसेट बाय कैरल ड्वेक, जो कि फिक्स माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बात करती है। ठीक है, तो इस बारे में थोड़ी बात करते हैं कि मतलब मुझे ऐसा लगता है माइंडसेट पर इससे अच्छी किताब नहीं बनी अब तक। आई थिंक बहुत पावरफुल बुक है वो। फिक्स माइंडसेट का मतलब क्या होता है कि हम, अगर एक इंसान है उसको लगता है कि मैं यही हूँ, मैं इतना ही रहूँगा, मैं 30,000 ही कमा सकता हूँ, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं बचपन से बोलता अच्छा था, मैं आज भी अच्छा ही बोल सकता हूँ, बस इतना ही है। ये होता है फिक्स माइंडसेट। उसको पता है कि वो फिक्स्ड, उसने ना अपने आप को डिफाइन करके रखा है, एक बॉक्स बेसिकली सोचना चाहता है, उसने अपने को कुछ बॉक्स में डिफाइन करके रखा है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। ग्रोथ माइंडसेट बोलता नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट ये बोलता है कि आप जो चाहिए वो सीख सकते हो। अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो कई बार लोग बोलते हैं ना, मैं बोलता हूँ कंटेंट क्रिएटर आपको बनना है, वो लोग सीधा बोलते हैं नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं हूँ ही नहीं वो, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, मैं कैमरे के सामने आ ही नहीं सकता, मैं कैमरे के सामने बोल ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ा इंडिकेटर कि आप फिक्स माइंडसेट में आ गए हो। आप क्यों नहीं बोल सकते हो? बड़े से बड़ा इंट्रोवर्ट इंसान बोल देता है, मार्क ज़करबर्ग, इलॉन मस्क, ये लोग थोड़े ना एक्सट्रोवर्ट इंसान थे, ये लोग इंट्रोवर्ट इंसान है, लेकिन आज कैमरे के सामने लोग बोलते हैं, बड़े बड़ी सभाओं में बातें करते हैं। ये ग्रोथ माइंडसेट ये बोलता है कि ना आप जहाँ पे अभी हो ना, वो सिर्फ आप जगह पे हो, आप उधर से जहाँ चाहिए वहाँ जा सकते हो, बस आपको इनफ टाइम एनर्जी स्पेंड करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की नीड है। और ये मुझे लगता है ना कई सारे लोगों में ये प्रॉब्लम है, लोग अपना फिक्स माइंडसेट बना के रख लेते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसे ही हूँ, मैं चेंज नहीं होऊंगा, मुझे मत सिखाया करो, या मुझे ऐसा मत बताया करो, या मुझे ये मत करा करो। तो वो लोग अपने आप को एक बांध के रख लेते हैं कि मैं ऐसे ही हूँ। वो माइंडसेट कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। माइंडसेट बुक में पूरा इसके पीछे उन्होंने कैरल जो है ना उनके ऑथर, उन्होंने पूरा ये चीज़ समझाने की कोशिश की है, बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली उन्होंने बताया। सारी चीज़ें तो मुझे याद नहीं आ रही, बट मैं आपको चाहूँगा आप भी अपना इनपुट दो इस बुक के बारे में। मेरे को आई थिंक जो एक तो ये जो पार्ट है ये बहुत अच्छे से बताया जो आपने शेयर किया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बहुत अच्छे से बताया कि व्हेन यू आर रेजिंग योर किड्स तो उनको क्या माइंडसेट देने की ज़रूरत है। ये पार्ट बहुत बेहतरीन है। मतलब मैं ये नहीं सोच, मैं जब मैंने किताब को पढ़ना शुरू किया था तो मैंने ये सोचा नहीं था कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें भी देंगी। पेरेंटिंग है एक तरह से, पेरेंटिंग के बारे में माइंडसेट आपको क्या देना, बिकॉज उसमें क्या बोला गया कि यार किस एक माइंडसेट का जब माइंडसेट बिल्ड किया जा रहा है तो वो कब से बिल्ड हो रहा है, जब वो बच्चा एक छोटा है। तो आपकी जो खुद की हैबिट्स हैं, आपका खुद का जो माइंडसेट है वो इट गेट्स कॉपीड टू द किड्स। ठीक है, आप उनके इश्यूज को कैसे हैंडल कर रहे हो, वो कैसे केटर कर रहे हो, वो जो सारी चीज़ उसमें डिटेल में बताई गई, आई वॉज वेरी इंप्रेसिव। मुझे बहुत अच्छी लगी और आई थिंक एंड शायद यही कारण है कि लोग भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इस किताब को। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू, आपने बहुत अच्छा वाला पर्सपेक्टिव लाया है इसमें, पेरेंटिंग वाला। बच्चों को यूजुअली क्या होता है, पेरेंट्स भी देखो ना बोलते हैं कि मेरा बच्चा इसमें अच्छा है, मेरा बच्चा इसमें नहीं है। वो अगेन उसको बच्चे को फिक्स कर दे रहा है कि मेरा बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं, इसको तो मैथ्स आता ही नहीं, तो ये कर पाएगा ही नहीं। वो डिफाइन कर दे रहे बच्चे को कि ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। इट्स अ वेरी क्लासिक डेफिनेशन ऑफ फिक्स माइंडसेट। बट उनको बोलना चाहिए बेटा तू जो चाहिए वो कर सकता है, जो चाहिए वो तू कर सकता है, लेकिन अच्छे से चुनना तेरे को क्या करना है। एक कोट है इसके ऊपर कि यू कैन डू एनीथिंग यू वांट बट यू कैन नॉट डू एवरीथिंग यू वांट। हाँ, ये मुझे लगता है लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो चाहिए वो कर सकते हो, लेकिन आप सब नहीं कर सकते हो। कई बार ना मेरे अंदर भी ये प्रॉब्लम है, हम लोग ना सब करने की कोशिश करते हैं। जब मैं यूट्यूब कर रहा था मैं सब कर रहा था, और वही मेंटालिटी फिर मेरे बिजनेस में आ गई। बिजनेस में मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन बिजनेस के लिए आई थिंक ये ज़रा भी अच्छा नहीं है। जितना हो सकता है आप अपने आप को ना प्रोसेस के अंदर घुसा के मत रखो, आप अलग रहो, आप बाहर रहो, आप काम करवाना। डेलीगेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है बिजनेस ये सब चीज़ों करने के लिए। खैर थोड़ा सा डाइविएट हो गया, लेकिन अगेन वो माइंडसेट की ज़रूरत होती है। अगेन कई बार हम लोग फिक्स हो जाते हैं ना इसमें भी कि ये तो मैं ही कर सकता हूँ। ये भी मैं फिक्स माइंडसेट का एग्जाम्पल है। मेरे से अच्छा कौन करेगा इसको? हाँ, ये होता है, मेरे साथ पहली बार हुआ था कि यार मेरे से अच्छा एनिमेशन कौन करेगा। ये फिक्स माइंडसेट था, बट जैसे ही मतलब नहीं कोई और कर सकता है, वो ग्रोथ माइंडसेट पाया मैं। अभी भी मेरे भी दिमाग में कई सारे ऐसे फिक्स माइंडसेट होंगे,
उसको भी हम ब्रेक करते रहना चाहिए, हमें हमेशा अपने आप को चैलेंज करते रहना चाहिए, ऐसे लोगों से मिलते रहना चाहिए जो हमारे माइंडसेट को चैलेंज करे एक बार और बताए। इसीलिए देखो अगेन वो एनवायरनमेंट वाली बात आ जाती है। हमने जो पहले पॉडकास्ट में भी किया, अमित भाई के साथ भी हमने पॉडकास्ट किया था, तो उसके अंदर भी ये बातें हो रही थी ना कि आप अभी कमा रहे हो, जैसे हम लोग अभी लाखों में कमा रहे हैं, करोड़ों में जो भी है, जैसे ही हम लोग मिलियनर से मिलेंगे, जो एक्चुअल मिलियनर्स है, ऑटोमेटिकली अभी हमारा फिक्स माइंडसेट है, सच बोल रहा अभी तक हमें ना मल्टी मिलियनर नहीं बने क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा फिक्स माइंडसेट है कुछ चीज़ों में लेके। एकदम मैं हक से बोल रहा हूँ ये चीज़, बिल्कुल सही, बिल्कुल हम है ना जैसी है ना ज़्यादा मिल रहे नहीं, टू बी ऑनेस्ट हम है ना उनसे ज़्यादा नहीं मिल रहे जिनका ना अलग ही लेवल पे काम कर रहा है। जैसे हम उनके साथ ज़्यादा मिलना चालू कर देंगे, अभी तो हो रहा है, पॉडकास्ट है सब थ्रू की तरह हो रहा है, बट ये और टूटते जाएगा मुझे लगता है। और जितना करोड़पतियों के साथ बैठना चालू करें, ऑटोमेटिकली हम भी करोड़पति बन ही जाता है। ये बोलते हैं ना, वी आर द आउटपुट ऑफ 5 पीपल वी हैंग आउट विद काइंड ऑफ, वो इसके जैसे ही होता है क्योंकि हमारा फिक्स माइंडसेट टूटने लग जाता है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, एक बार में करोड़ की डील आती है, ओके ऐसा भी होता है, और फिर होना चालू हो जाता है, हमें मालूम पड़ जाता है, हमारे वो फिक्स बैरियर्स टूटना चालू होते हैं और फिर रिजल्ट्स भी आने चालू होते हैं। मैं ये भी शेयर कर रहा था आपसे कि जब पिछले 4-5 महीने से जब से मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, तो बहुत सारे बिलीफ टूटे हैं, बहुत सारे फिक्स पैटर्न ब्रेक हुए हैं मेरे। मतलब मैं उन थॉट्स को एक्सेप्ट कर पाया और हैप्पीली एक्सेप्ट कर पाया जो मैं पहले सोचा था कि नॉट पॉसिबल। मैक्सिमम लोग का मुझे लगता है यही प्रॉब्लम है। हम लोग है ना इतना अपने एनवायरनमेंट में जो लोगों ने बोल दिया है, लोगों ने कर दिया है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ले लो, हम लोग कितने ज़्यादा फिक्स माइंडसेट वाले हैं। हमारे पास इतना बड़ा, इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ है, चाइना से भी ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन, इट्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, बट ये सब लोग है ना फिक्स माइंडसेट में, इन सबको चाहिए IAS ऑफिसर बनना, इन सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हम बहुत डिफाइंड करके, जबकि इतना एनर्जी अगर ये लोग, और हो भी रहा है, कितने सारे लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, आई नो दे आर फेलिंग, मैक्सिमम फेल होंगे, बट क्या हो गया, फेल तो इलॉन मस्क भी हुए, फेल तो जेफ बेजोस भी हुए, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं सब फेल हुए। यही तो फ़र्क है, लोगों को लगता है कि मैं बिजनेस करूंगा मैं फेल हो जाऊंगा, तो होने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी तो पढ़ाई करके भी फेल हो रहे हैं मार्क्स ला के फेल हो रहे हैं अच्छे मार्क्स ला के फेल हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ इतने खतरनाक मार्क्स लेके आ रहे हैं लोग, इतने ज़्यादा परसेंटेज 90-95%, बट स्टिल वो लोगों को नहीं मिल रहा है, वो लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, वो लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, मतलब आप पास होकर भी तो फेलियर बन गए। तो बेटर है कि रियल लाइफ में फेल हो, बिजनेस करके फेल हो, अपने रिलेशनशिप में मतलब ट्राई करो। प्रॉब्लम ये माइंडसेट, अगेन एवरीथिंग कम्स टू माइंडसेट, और मुझे लगता है बुक्स ने ना जितना मेरे माइंडसेट को हेल्प कर रहा है, आज भी कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, उतना और कोई चीज़ नहीं कर सकता। मेंटर्स कर सकते हैं, उससे ऊपर मैं रखूंगा मेंटर्स को और अपने एनवायरनमेंट को। हाँ बिल्कुल, आई एग्री। अमेजिंग। सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ पॉडकास्ट नाउ, बट लेकिन मुझे लगता है कि किताबों के बारे में तो कितनी बातें हो जाएं, खत्म तो हम एक एक बुक पकड़ के फिर उस पर घुस सकते हैं, एक चैप्टर पकड़ के पॉइंटर्स बना लेंगे तो फिर समरी चालू हो जाएगी यहाँ पर। यस, तो ऐसी कोई आप 5 किताबें बताइए कि जो लाइफ के, या 4 किताबें बताइए जो आप लाइफ के 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी आप शेयर भी करते हो, कि उन सब एस्पेक्ट पर एक एक किताब, ताकि आपकी दोज पार्ट्स आर टेकन केयर ऑफ, कि कौन कौन सी पढ़नी चाहिए। राइट, तो एक गुड लाइफ होने के लिए सोक्रेटिस बोलता है, सोक्रेटिस, प्लेटो, ये लोगों का एक कॉन्सेप्ट था, ये लोग ने कहीं ना कहीं डिफाइन किया था। वो देयर आर 4 पिलर्स ऑफ गुड लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस। तो मेरे हिसाब से ये चारों को हमें ध्यान देना चाहिए अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में, ज़िंदगी में ये सब चीज़ों को हमेशा रखना ही चाहिए। ये नहीं रहेगी तो ज़िंदगी अच्छी नहीं होगी। तो इन जनरल हेल्थ के लिए देखा जाए तो वाई वी स्लीप आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है आज के टाइम के हिसाब से, क्योंकि लोग आजकल के टाइम में ना स्लीप पैटर्न, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है। हेल्थ के लिए एक और बुक बता दूंगा, सॉल्ट, शुगर एंड फैट है, ये भी अच्छी बुक है जो पढ़ी जा सकती है। वेल्थ के लिए देखा जाए तो मैं भी, जैसे मैंने ऑलरेडी कुछ बुक्स को करके रखा है, MJ DeMarco की पढ़ लो, मिलियनेयर फास्ट लेन, अच्छी है, मीडियम, ना ज़्यादा इजी है ना ज़्यादा टफ लेवल पे बात कर रही है, और ठीक ठाक लेवल पे बात करती है। रिलेशनशिप में आई थिंक द 5 लव लैंग्वेजेस अच्छी बुक है, मैन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वीनस अच्छी बुक है, और भी बुक्स है बट ये मुझे थोड़ा पुरानी क्लासिक टाइप की लगती है, तो मुझे क्लासिक चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, तो वो है। और हैप्पीनेस के लिए आई थिंक है ना, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस से रिलेटेड नहीं है, बट एक अल्मैनक ऑफ नवल रविकांत है, उन्होंने उनका जो हैप्पीनेस का बताते हैं ना, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप हमेशा हैप्पीनेस को चेस, ये भी एक बहुत अच्छा पैराडॉक्स है ज़िंदगी का। करेक्ट। और ये आपने कई बार देखा होगा, मैंने कई बार ये चीज़ के बारे में बात भी किया कि बहुत ज़्यादा पैसे के बारे में सोचोगे तो पैसा नहीं आएगा, सोचोगे मतलब बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं होना है चीज़ों को लेकर, हैप्पीनेस को भी लेकर ना डेस्परेट नहीं होना। अल्मैनक ऑफ नवल रविकांत में ना, वो नवल रविकांत ये बोलते हैं ना, डोंट ट्राई टू चेज हैप्पीनेस ऑलवेज, एक स्टडी, क्योंकि जब भी हैप्पीनेस आएगा ना उसके साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी आएगी, डाउन भी आएगा ही। आप कभी नोटिस करो, बहुत ज़्यादा खुश होगे तो आप सैड भी बहुत ज़्यादा होते हो कई बार। वो बोलते हैं ना, आई वॉन्ट टू बी एट पीस, थोड़ा पीस
बोलते ना कंटेंट फील करना है आराम से, उसको ज़्यादा चेस करने की कोशिश करो, तो वो आई थिंक ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। और आपने सही बात भी बोली, वो जो डेस्परेशन होती है ना, क्योंकि डेस्परेशन इज अ नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव वाइब्रेशन। तो अगर आप उस वाइब्रेशन में रहोगे तो कभी आप कंसिस्टेंटली खुश नहीं रह सकते। आप यू विल बी बहुत बार अक्सर ऐसा होगा कि आप दुखी हो जाओगे, आपको खुद पे गुस्सा आएगा, ओवर थिंकिंग करोगे, वो नेगेटिव फीलिंग्स और ज़्यादा जनरेट होंगी अगर आप डेस्परेट, जब आप ऑब्सेस्ड होके कुछ भी सोचना शुरू करते हो तो। हाँ ये होता है, और कई बार होता है, मैंने कई सारे स्टूडेंट है उनके साथ भी ऐसे ही होता है। वो लोग कई बार जैसे अगर उनका वही इंटेंशन ये रहता है कि मुझे पैसे कमाना है, तो जब वो लोग कंटेंट क्रिएट करना चालू करते हैं तो उनका फोकस ये रहता है कि पैसे कब आएंगे, पैसे कब आते हैं। जबकि आपने देखा है सक्सेस, बिजनेस, कंटेंट, सब चीज़ें ना पेशेंस का गेम है। जितना आप ऐसा आराम से रहोगे ना, बस बनाना है कंटेंट, पैसे अपने आप आएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल दो, मतलब वो मस्त वाइब है, आपकी वाइब चल रही है, पैसे अपने आप आएंगे। अब जब मैंने कंटेंट चालू किया, सीकेंड चैनल चालू किया, मुझे मालूम ही नहीं था इतने सोर्स ऑफ रेवेन्यू होते हैं। आजकल तो लोग पहला क्वेश्चन ही पूछते हैं, भाई आपके सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या क्या है, आप कैसे कैसे, हम अगर मैं कंटेंट क्रिएट करूँ तो मैं कैसे कैसे कमा पाऊंगा। वो इंटेंशन थोड़ा सा गलत लगता है, थोड़ा सा गलत है। मुझे भी पैसे कमाने थे, मुझे ये क्लैरिटी थी कि पैसे अपने आप आएंगे अगर मैं वैल्यू क्रिएट करूँगा तो। बिल्कुल सही। तो वो चीज़ ने मुझे हेल्प किया। वैसे ही आप भी ना एक डेस्परेशन मत रखो, सिर्फ वैल्यू गिविंग वाला एटीट्यूड रख के जब चालू करोगे ना और करोगे तो आपके अंदर पेशेंस रहेगा। वहीं अगर आप सिर्फ पैसा सोच के चालू करोगे, 5-10 वीडियो बनाने के बाद फट जाएगी, नहीं मन करेगा बनाने का, क्योंकि पैसा आ रहा ही नहीं है, आप थक जाओगे। और बिजनेस में, लाइफ में, कहीं पे भी हर चीज़ ना ऐसा रोलर कोस्टर राइड होती है, कभी आएगी और कभी बहुत ज़्यादा जाएगी। तो जब तक है ना, अगर आपने चालू किया, आपको पैसे, चलो किस्मत से आपको ना पैसे आना स्टार्ट भी हो गए, लेकिन फिर जब वो डाउन टाइम आएगा ना, तब आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। फिर आप एकदम एड़े हो जाओगे, आप क्विट कर दोगे, आप पगला जाओगे, यहाँ वहाँ घूमोगे। इसीलिए अगेन वो इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है कि हम कौन सी चीज़ के लिए सही, कुछ एक हायर पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। 2 टाइप के गोल होते हैं, मैंने इसमें पढ़ा था, बहुत अच्छी बुक है, छोटी सी बुक है, वो पढ़ सकते हो, मुझे लगता है हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी बुक है, मेंटल हेल्थ के लिए। बुक का नाम क्या है यार, वो पतली सी बुक है ना, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। आपने पढ़ी वो बुक? उसमें बुक ने, ऑथर ने बताया 2 टाइप के गोल्स होते हैं, एक इंस्पिरेशनल गोल्स होता है, एक डेस्परेशनल गोल्स होता है। मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं ना, हम लोग डेस्परेट होकर गोल्स सेट कर देते हैं, मेरे को 1 करोड़ कमाना है, मेरे को 10 करोड़, यू आर गेटिंग डेस्परेट। बट अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलो या कोई भी चीज़ बोलो, डेस्परेट होकर आप किसी के भी पीछे जाओगे ना, लड़की के पीछे भी जाओ डेस्परेट होकर, अब भले से कितने भी स्मार्ट हो, कितने भी अमीर हो, सिर्फ डेस्परेट होकर उसके पीछे लगे रहोगे ना, वो रिपेल करेगी वो आपको, बोले कि भाई इधर से तो जा। वैसी सक्सेस भी है, आप वो रिपेल कर देगी अगर आप इतना ज़्यादा डेस्परेट होकर चीज़ों को करने की कोशिश करोगे तो। बेटर है ना, आप है ना इंस्पिरेशनल गोल सेट करो जो आपको इंस्पायर करते हो, जिसमें ना आपको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लग रहा है, जो आप ऑटोमेटिकली आपको आपके साथ हो रही है। जैसे कि अगर मुझे बोला जाए कि बुक पढ़ना है या फिर बुक से रिलेटेड बातें करना है, मेरे को डेस्परेट नहीं हो रहा हूँ मैं उससे रिलेटेड, मेरे को तो बस बात करने मज़ा आ रही है, समझ रहे हो? वो कई बार लोग वही फाइंड आउट नहीं कर पाता। इंस्पिरेशनल गोल्स आपको पुल करेंगे अपनी तरफ, डेस्परेशन गोल आपको ना खराब फील कराएंगे, आपको एंशियस फील कराएंगे, इनसिक्योर, हाँ आप गंदा फील करोगे। तो वो भी मुझे लेसन बहुत अच्छा लगा, जो मुझे लगता है लोगों को होना चाहिए। सेट इंस्पिरेशनल गोल्स, नॉट डेस्परेशनल गोल्स, इट विल मेक योर लाइफ हेल्प। अमेजिंग, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत 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 रिलेवेंट है बहुत सारे लोगों के लिए। ग्रेट। सो एनी वर्ड्स फॉर रीडर्स बुक्स क्लब? आई थिंक बुक पढ़ते रहो, भाई के समरीज देखते रहो। आई थिंक ही इज़ डूइंग अ रियली ग्रेट जॉब। जितना है ना आज के टाइम पे ना नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, और हम कुछ लोग, मुझे लगता है बहुत कम लोग ही हैं जो पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसे लोग, मुझे लग रहा है लोगों को ना वो उस गंदगी से यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा 2 समुंदर में बांट दिया जाए, पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा अजीब सा आ रहा है, एक काला समुंदर है, एक सफ़ेद समुंदर है, तो इस समुंदर में आने की कोशिश करो, पक्का इससे आप अच्छे हो जाओगे, आप साफ़ हो जाओगे, आप क्लीन हो जाओगे। और एक बार ना यहाँ से क्लीन होना स्टार्ट हुआ ना, तो वो क्लीनलीनेस बाहर भी दिखना चालू होगी, वो अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट करेगी। तो बस देखते रहो, फॉलो करते रहो, और एट द एंड फिर डेप्थ में भी जाओ, सिर्फ देखो मत, उसके ऊपर एक्ट करना स्टार्ट करो। कई बार ना लोगों को ये भी रहता है ना, सेल्फ हेल्प से रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है। कई बार लोग बोलते हैं ना, बुक्स है ना, बुक्स तो सिर्फ पढ़ते हैं, कुछ होता नहीं है। बट ऐसा नहीं है यार, मतलब बुक्स में भी कई बार ऑथर्स ये बताते हैं कि एक्शन इज़ एवरीथिंग, एक्शन इज़ एवरीथिंग, एक्शन इज़ एवरीथिंग। और जितना आप एक्ट करोगे तभी कुछ चीज़ें होगी। हम लोग भी कितनी बार अपनी बुक्स में ये बोलते हैं कि जितनी भी समरीज बनाते हैं, मैंने कितनी बार ये चीज़ रिपीट करता हूँ कि ये सब बातें कुछ काम की नहीं होगी अगर आप उससे रिलेटेड एक्शन ही नहीं लेते हो। तो जस्ट गो एंड एक्ट। अभी भी आपने जो पॉडकास्ट देखा, अभी हमने जो भी बातें की है,
कोई एक बात पकड़ो, ये मैं हमेशा करता हूँ, ये मेरा एक तरीका है। अगर मैं इवेंट में गया हूँ, मैंने लाखों रुपए स्पेंड किया है, तो भी मैं ये नहीं सोचता कि मुझे सारी बातें अप्लाई करना है। मैं सोचता हूँ कि कौन सी एक बात मैं अप्लाई कर सकता हूँ जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स देगी। एक होगी, 2 होगी, 3 भी हो सकती है, मतलब थोड़ा मेरे लिमिट में। बहुत सही। तो मिनी हैबिट्स पढ़ लो, एटॉमिक हैबिट्स से ये कॉन्सेप्ट काइंड ऑफ छोटी चीज़ कर लो। ये पॉडकास्ट से भी कोई एक बात उठा लो, 2 बार उठा लो और उसको अप्लाई करना स्टार्ट करो। अगर यहाँ पर क्लैरिटी में आंसर नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं, उस टॉपिक के ऊपर बुक पढ़ लो। बुक में जाओ, कोई ऑथर ने कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड दी होगी, वो स्टेप बाय स्टेप को ट्राई करो एटलीस्ट करने का। इससे आप है ना पैसिव से एक्टिव फॉर्म ऑफ लर्निंग में जाओगे, जो एक्चुअल में रिजल्ट्स क्रिएट करेगा। बाकी सारी चीज़ें तो होती रहेगी। अमेजिंग। आई थिंक मैं एक्चुअली ये पूछने वाला था कि आप फाइनली आप कुछ कहना चाहेंगे, आपने बहुत ब्यूटीफुली ऐड कर दिया उसमें। और मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत सारे लोगों को किताबों की तरफ वापस से ले जाएगा, चाहे वो फिजिकल बुक हो, ऑडियो फॉर्मेट हो या वीडियो फॉर्मेट हो, ताकि लोग सेल्फ हेल्प के कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में रियली इम्प्लीमेंट करें, एक्शन में इम्प्लीमेंट करें। राइट। सो आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच अमित भाई, मेरा पॉडकास्ट लेने के लिए। मेरे पॉडकास्ट पे पहले गेस्ट होने के लिए रीडर बुक्स क्लब पे बहुत थैंक यू। बनाते रहो भाई ऐसी इंटरेस्टिंग और पॉडकास्ट क्रिएट करते रहो आप। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू गाइस। तो बहुत मज़ा आया। हमने जिशान के साथ बहुत डिटेल में बात की, किताबों के बारे में बहुत बात की, और जैसा कि उन्होंने बोला कि इस पूरे पॉडकास्ट से आप कौन सी चीज़, आपका मेन की टेक अवे क्या है, कि आप क्या लेकर जा रहे हो जिसे आप ज़िंदगी भर इम्प्लीमेंट करोगे, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप अब तक सीकेन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आई एम श्योर किया हुआ होगा। अगर आप रीडर बुक्स क्लब को फॉलो करते तो उनको भी डेफिनेटली फॉलो बाय डिफॉल्ट। काफ़ी सिमिलर है। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन अगर फिर भी नहीं कर रहे हो तो आप उनको सारे प्लेटफॉर्म्स पर, आप उनको यूट्यूब पर, उनको फेसबुक पर, उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पर आप ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि इंस्टाग्राम पर भी मैं देखता हूँ बहुत अच्छी रील्स आती हैं, बहुत शॉर्ट कंटेंट आता है, बहुत मज़ेदार आता है, ताकि आप सब लोग भी वो सारा कंटेंट कंज्यूम कर सको जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम कंसिस्टेंटली सीख रहे हैं, और ताकि आप भी हमारे साथ ग्रो कर सकें। तो बहुत बहुत थैंक यू, और जल्दी मिलते हैं बहुत बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू सो मच।